7 मई 2015 को हजारों लोगों ने रेलवे ट्रैक जाम किया। प्रशासन और पुलिस का कहना है कि दंगा किया, आगजनी की, गोलीबारी की। डॉक्टर संजय निषाद का क्या कहना है? पुलिस वालों पे आपके समर्थकों ने हमला किया और फिर बाद में ये कहानी गढ़ दी कि झंडा दबाया इसलिए उग्र हो गए। हवा चल रहा था तो वो जो झंडा है उनके बिल्ले में कोना फंस गया। हवा चल रहा था कि उग्रता चल रही थी। 5,40,539 वोट मिला, लेकिन एक विधायक मेरा बना उसमें। वो विधायक कह रहे हैं कि डॉक्टर संजय निषाद 25 करोड़ रुपया मांग रहे थे। भाजपा को आप कहते थे भारत जलाओ पार्टी, मुसलमानों, दलितों, अति पिछड़ों व निषादों पर अत्याचार करने वाला संगठित गिरोह। ये कब कहा मैंने? रिकॉर्ड है अध्यक्ष जी। सारी लड़ाई इस बात की थी कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। प्रदेश में भाजपा की सरकार आपके सहयोगी, केंद्र में भाजपा की सरकार आपके सहयोगी। अब कहाँ अटका है मामला? एक आपका और बयान है 20 अक्टूबर 2021 का, अगर ये सपा बसपा वाले हमारे समाज के बीच गए तो बांध कर डंडे से पिटाई होगी। हमने एक सेना तैयार की है जो हिसाब लेगी। आपके आलोचक कहते हैं संजय निषाद बात समाज की करते हैं लेकिन भला परिवार का और सिर्फ परिवार का करते हैं, ऐसा आरोप क्यों लगता है? अच्छा एक बात बताइए अध्यक्ष जी, ये जो आपने टोपी पहन रखी है, अभी आप जवाब दे रहे थे, मैं देख रहा था, इसमें तो आप ही के नाम का जिंदाबाद लिखा है, तो आपको अजीब लगता है यार ये मेरी टोपी में मेरा ही जिंदाबाद लगा है? जमघट, जहां पर सत्ता के दावेदारों से आपके हिस्से के सवाल किए जाते हैं। इस अंक में हमारे मेहमान हैं शॉर्ट फॉर्म जिस पार्टी का निषाद पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी। अब ये जो निषाद पार्टी शॉर्ट फॉर्म है तो फुल फॉर्म क्या है? निर्बल शोषित हमारा अपना दल, यही नाम है ना? निर्बल इंडियन शोषित हमारा। निर्बल इंडिया, अच्छा एक आई तो रही है निर्बल। मैं ऐसे ना छोटे बच्चों की तरह, जैसे एग्जाम में हम लोग एब्रीविएशन याद करते हैं ना, तो याद कर रहा था, एक छूट गया। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल। आम दल निषाद पार्टी। तो ये नाम इतना लंबा रखने के पीछे क्या यही वजह थी कि शॉर्ट फॉर्म में निषाद हो जाए? नहीं, पहले इस पार्टी का नाम हमने जनता जनार्दन दिया था। जनता जनार्दन? हाँ, तो क्या जनता जनार्दन पार्टी? हाँ, जेजेपी। हाँ, तो उस समय में 7 जून 2015 को कसरवल एक हमने आंदोलन किया था आरक्षण, और उस आरक्षण के आंदोलन में रेल पर एक गोली चल गई थी सपा के सरकार में, बड़ा लॉ एंड ऑर्डर हुआ था और मेरा एक भाई मारा गया था। उसमें 302 का हमें मुजरिम बनाया गया। जब मैं सबकी जमानत कराने बाद मैं गया तो लेटर आया चुनाव आयोग से कि जनता जनार्दन में जनार्दन शब्द भगवान कृष्ण का नाम है, इसलिए आपको किसी भगवान के नाम पर ये नहीं दिया जा सकता है। पार्टी के नाम में भगवान का नाम नहीं। हाँ, तो पता चला कि तो हम रात में सोचने लगे कि भाई चुनाव आयोग को कैसे पता कि मैं जेल में हूँ? चिट्ठी हमारे ऑफिस में जानी चाहिए, ये जेल में क्यों आ गया? तो मैंने अपने लोगों से पता किया, देखो इसमें कौन आदमी है कि जो पार्टी रजिस्टर्ड होने से रोक रहा है 1 साल से। तो जब जमानत हो गई, मैं छूट के जब गया तो पता चला कि उसमें तो ढेर सारी आपत्ति, तो एक आदमी लगा हुआ। मैं फिर ये हुआ कि चुनाव आयोग द्वारा कि अब लंबा नाम दोगे तभी जाके रुकेगा, नहीं तो हर एक शब्दों पर तुम्हें रोक लगता रहेगा। तो एक अधिकारी ने कहा कि आप पूरा 1 फुट का नाम दे दो, रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसका 60 नाम कोई रख लेना तुम। तो कई नाम लिखा, 4-5 नाम मांगा गया था, तो लिखा, पहला नाम यही आ गया। तो दिमाग में आया, और एक बात और दिमाग में आई कि जो मैं कांशीराम के साथ मतलब उनके मिशन में था, बामसेफ में, हाँ 11 लंबे समय तक था, तो उसमें आया कि शुरू में उन्हें बहुत समस्या आई, लेकिन जब उसमें ये आ गया कि ये एक लेदरमैन की पार्टी है, तब उस लेदरमैन का लेबल जब लग गया, तब उस कम्युनिटी के लोग जो थे वो उसको अपना पार्टी मानकर लोगों ने इकट्ठा कर लिया। मेरे जाति का ये नेता है, मेरे जाति का ये व्यक्ति है, अध्यक्ष है, और तब जाके उसको सत्ता में स्थापित होने का एक बेस और तैयार हुआ। तो हमें भी लगा कि कुछ ऐसा शब्द होना चाहिए कि जो समाज ये जाने कि हमारी पार्टी है, वो एक बेस वोट बन जाए और नेता का, और उसके वजह से वो आ जाए, फिर और लोगों को जोड़ने में कामयाब है। ये भी एक सोच थी कि इसका नाम निषाद रहेगा तो आसानी से निषाद समझेगा हमारी पार्टी है, वो सीधे से जुड़ जाएगा
और लोगों को जोड़ने के काम में आगे। तो दो सोच थी हमारी। तो ये जो ईवीएम है उस पे ये पूरा नाम जाएगा कैंडिडेट के आगे, पार्टी का तो भर जाएगा पट्टी। तो इनका तो इंक्वायरी आया था 2017 में जब चुनाव लड़ा, बहुत चरम समय, गोरखपुर रूरल से तो चुनाव आयोग से एक नोटिस आ गई और तमाम अधिकारी आ गए जांच करने के लिए। आपने जाति के नाम से पार्टी रख दी, ये कैसे हो सकता है। तो पूरा वहाँ जब गए तो मैंने सर्टिफिकेट दिया, उन्हें दिखाया कि निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल। तो उन्होंने सीधे चुनाव आयोग से बात किया कि साहब ये तो निषाद के नाम से नहीं है, निर्बल इंडियन शोषित शॉर्ट फॉर्म में हमें करना पड़ रहा है। ये बहुत चालाक आदमी है। तो उन्होंने वहाँ से निर्देश जारी हुआ कि भाई कुछ नहीं करो, कह दो इलेक्शन। इन्होंने बीच बीच में डांट लगा दें NISSAT, लोगों के दिमाग में निषाद न रहे। लेकिन अब ये क्या होता है, जब प्रचार हो गया तो प्रचार हो गया। और लोगों की तमन्ना भी थी कि भाई हमने सबका झंडा उठाया, साइकिल का, हाथी का, पंजा, कमल का, तो चलो अपना झंडा उठा लेते हैं। और लोगों को एक बार कहते भाई हमने सबको अवसर दिया है, शादी विवाह में जैसे सबको किसी के यहाँ शादी पड़ती है तो उनके कई बार उन्हें न्योता दिया जाता है। तो जब किसी व्यक्ति के यहाँ पड़ता है तो जितने बार न्योता दिया रहता है जोड़ के मिलता है। तो इनके दिमाग में है कि भाई 70 साल से हम लोग वोट डाल रहे हैं, अब हम लोग भी वोट मांगने का काम करेंगे। भाई सपा वाले तुम्हें वोट दिया 5 बार, हमें भी दो। हाथी वाले तुम्हें दिया, हमें दो। पंडित जी आपको दिया, हमने को दो। तो एक हमें भी वोट मांगने का अवसर मिला, और मिला भी। 2018 में जब इंजीनियर गोरखपुर मिला तो सारे लोग मांगा भाई इतने साल से वोट दे दिया बाई इलेक्शन में, उन्होंने उसमें कामयाब। अच्छा एक बात बताइए अध्यक्ष जी, ये जो आपने टोपी पहन रखी है, अभी आप जवाब दे रहे थे, मैं देख रहा था, इसमें तो आप ही के नाम का जिंदाबाद लिखा है। तो आपको अजीब नहीं लगता यार ये मेरी टोपी में मेरा ही जिंदाबाद लगा है? नहीं, अभी एक्चुअल में हमारी टोपी वहाँ थी, अभी प्रेस में तो अंदर छूट गई। तो बाहर हमारे कार्यकर्ता ने जब निकलने लगा तो उसने कहा भाई हमारी टोपी ले लीजिए, तो लगा लिया। चले हाँ, वही मैं कहूँ, संजय कुमार जिंदाबाद, संजय कुमार पहने हुए। अच्छा, आप जो पार्टी के नामकरण की प्रक्रिया बता रहे थे उसमें आपने एक विरोध प्रदर्शन का जिक्र किया। ये 2015 की घटना है, क्या हुआ था? देखिए, जब हमने 2010 में मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, और उस समय वो आपका पहला चुनाव था? हाँ, जिला पंचायत मेरा पहला चुनाव था, और मैं 824 वोट उस समय पाया था। कौन सी सीट से लड़े थे? और मैं अपने यहाँ क्षेत्र में, गांव का जो क्षेत्र था जिला पंचायत का, कैंपियरगंज जिला गोरखपुर, जिला गोरखपुर था, वो मछली गांव परिक्षेत्र पड़ता। कैंपियरगंज विधानसभा के अंदर आता, गाँव हमारा पड़ता उसके अंदर। उस पर हम लड़े थे। उस समय मेरे पास एक संगठन था, शक्ति मुक्ति महासंघ। शक्ति मुक्ति महासंघ, अच्छा। उसका मैं महासचिव था, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने चुनाव लड़ा, और उस समय आया तो देखने में आया कि भाई हमारे साथ जनता तो दिन भर प्रचार बिना खाए करती थी। मैं दलितों को बताता था, उसका नारा था जय ज्योति जय भीम का। अच्छा, ज्योतिबा फुले और बाबा साहब, पिछड़ी जातियों को, और अंबेडकर जो है जय ज्योति जय भीम। तो ये दोनों पिछड़ों के और दलितों को इकट्ठा किया जाए तो इनकी भी एक विकास की मुख्यधारा में जा सकते, इसलिए उसके नारे को हम लोगों ने दिया। तो पता चला कि पिछड़े तो सुनते नहीं थे, दलित सुन जाते थे, उन्हें दर्द ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन प्रचार में तो हमारे गए, बिना खाए गए चलते थे, लेकिन वोट के समय उन्होंने हम लोगों को न दे के वो हाथी बटन दबा दिया। तो एक सोचने का हुआ कि भाई क्यों हाथी दबा दिया, क्या मामला हुआ। तब उस पर रिसर्च हुआ कि नहीं, लोग जो है नीतियों और पार्टी से लोग जुड़े रहते हैं, किसी नेता से नहीं जुड़ते हैं। तो मेरे मन में आया कि चलो काम करते रहे। तो उसमें जो उसके अध्यक्ष थे शक्ति मुक्ति महासंघ के, वो RP पांड्या जी थे। उन्होंने फिर एक मीटिंग बुलाई, मतलब गोरखपुर में बैठक की, एक बड़ा सा सम्मेलन हुआ उसमें। और उस सम्मेलन में उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ तमाम एक पर्चा मोटा सा 2 पन्ने का लिखा। प्रेस वाले सब भड़क गए। उन्होंने शाम को जब रात में होटल में रुके तो सुबह उन्होंने एक अलग से मीटिंग कर ली। तो पिछड़े और दलितों को जोड़ने का तो वो संगठन बना, लेकिन जो उन्होंने मीटिंग की वो एक लेदरमैन बिरादरी की। तो हमारे लोग उनसे भड़क गए कि अरे यार, कहने के लिए तो अध्यक्ष जी कहते नहीं, हम सबको जोड़ कर चलेंगे, और अलग से एक मीटिंग कर ली। तो उसके वजह से उन लोगों ने विद्रोह कर दिया, तो उनका साथ छोड़ दिया, और उन्होंने एक संगठन बनाया, ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज वेलफेयर मिशन। तो उसके वजह से ये हुआ कि सभी लोगों को जोड़ा जाए, इसमें दिक्कत न आने पाए। उसी संगठन के दौरान एक महोदय जो है
मिले जो राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी बनाए थे, तो उन्होंने कहा मैं IAS बोल रहा हूँ 1972 बैच का। तो हमने कहा भाई निषाद समुदाय में एक IAS हो तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कहा भाई आइए आपके विचार सुने जाए। और क्या नाम था उनको? उनका नाम अभी भूल रहा है दिमाग से, अभी बता देंगे। तो वो आए और उन्होंने कहा मैं बहुत देर तक हुआ, तो कुछ दिन बाद पता चला कि ये तो नाम के IAS हैं, काम के IAS नहीं हैं। मतलब जब सर्च किया गया तो IAS नहीं थे, और बोली भाषा रहन सहन में पता चल जाता ना कौन है। तो कहते थे नहीं है यह हुआ है। तो पता चला जब सर्च हुआ तो पता चला कि वो एक क्लास 4 कर्मचारी थे बिजली विभाग के भोपाल में, और समाजवादी पार्टी के साइकिल से चुनाव लड़े थे, और समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रेरित किए गए हैं और उनके द्वारा खड़ा किए गए हैं। अच्छा, तो उसके ये बाद 2012 की बात है। 2012 का चुनाव हम लोग लड़ गए। चुनाव के दौरान सब पता चला, चुनाव लड़ गए। चुनाव कैंपेन से लड़े थे हम आप? महासचिव भी थे, हम चुनाव लड़े, और उस समय कई लोगों को चुनाव भी लड़ाया। तो पता चला जहाँ चुनाव लड़ाया था वहाँ विरोधी दलों से पैसा वैसा लेके बेचारे वॉकओवर दे दिया। तो फिर हम लोगों को बहुत खराब लगा। फिर एक मीटिंग हुई। आपको नहीं मिला विरोधी दल से पैसा पहले? नहीं, हम तो खुद चुनाव लड़ रहे थे, तो हमें क्या करना। वो कोई ऑफर नहीं आया? दूसरे जगहों पर जाकर उन्होंने दूसरे से लिया, जो आरोप लगा, लोगों को ऑडियो वीडियो दिया। अच्छा, वो अध्यक्ष जी जाके पैसा लेते रहे? अध्यक्ष जी पैसा लेते। तो फिर यहाँ आए तो हम लोगों ने कहा भाई आप अध्यक्ष हो, बालू की भीत से जो है छत नहीं बनता है, और आज के बाद IAS आप मत झूठ बोलो, दूसरे से झूठ बोलवा लो चल जाएगा, लेकिन आप मत झूठ बोलो और ये सब काम बंद कर दो। अब हम लोग अपना सब कुछ त्याग करके इधर आ चुके हैं, बैक नहीं होंगे। लेकिन वो व्यक्ति जो है माना नहीं और अपनी वाली करता रहा। तो फिर हम लोग छोड़कर बैठ गए। तो फिर बहुत देर तक हमारे संगठन के लोगों ने कहा नहीं, काम नहीं चलेगा। हम लोगों ने इतना अपना रास्ता बदल दिया है, दुकानें बंद कर दी, व्यवसाय बंद कर दिया, मिशन के लिए काम किया। तो जो हमारे साथ जुड़े लोग थे लगभग 1000 लोग, उन्होंने तय किया कि नहीं अब हम लोग संगठन चलाएं, पार्टी बनानी पड़ेगी। तो हमने फिर बाम सेब का सिस्टम शुरू किया। तो फिर मैंने राष्ट्रीय निषाद, तो उसी बीच में जमुना निषाद की घटना हो गई थी। हमारे एक मंत्री हुआ करते थे जमुना निषाद, बसपा से जीते थे। वो बहुत लंबा संघर्ष किया था 18 सालों बाद। तो उसके बाद एक लड़की की, वो जो लोकसभा लड़ते थे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, वही जमुना निषाद? हाँ। तो उसके बाद वो हमारे रिश्तेदार थे। तो वो जैसे ही जीते तो डबल बत्ती मिली उन्हें, एक तो मत्स्य मंत्रालय का और एक सैनिक कल्याण बोर्ड का। सपा सरकार नहीं, बसपा में, बसपा 2007 से 12 में। हाँ, मतलब बसपा से जीते हो। तो जब बसपा से जीत गए तो उनको मंत्री मिला। तो एक लड़की की इज्जत लूटी गई थी महाराजगंज जिले में। तो उस पर चले गए थे वैष्णो देवी फ़ोन करते रहे, लेकिन कुछ सुनाई नहीं होती थी। फिर जैसे लौट के आए, अभी घर में भी नहीं गए थे, लोगों ने इकट्ठा किया, कहने देखिए लड़की छुड़ाइए, चलिए। वो लड़की की इज्जत भी लूट गई, थाने में बंद कर रखा है, और लड़का आराम से घूम रहा। फिर ये अपना अंदाज में अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए हमेशा आते जाते थे। चल दिए, और इनके जाने से पहले वहाँ भीड़ बहुत अधिक थी। नेताजी आ रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में पहले वो नेता थे, पहला नेतृत्व था, इसलिए सारे लोग सम्मान करते थे। भीड़ जुट गई थी, वहाँ गोली चल गई। ये अभी पहुँचे नहीं थे, उससे पहले गोली चल गई, एक सिपाही मर गया। फिर वहाँ से आए और फिर जेल चले गए। ये कौन साल की बात है? ये जब बसपा की लास्ट में 2011-12 के लगभग। हाँ, 11-12 में। हाँ, 7 से 12 रही बहन जी की सरकार। हाँ। तो 11 में। तो जब वो उसमें गोली चली, हाँ, गोली चली गई, और ये बेचारे अब ये हुआ कि अब वहाँ क्या जाएंगे, भगदड़ मच गई। फिर वहाँ से वापस आ गए, और फिर उन लोगों को और मौका मिल गया। विरोधियों को पता चला कि इनके बहन जी बुलाई, और दूसरे दिन इन्हें अरेस्ट करा दिया। तो 28 महीने जेल में रहे। तो जेल में इनसे मिलने हम लोग जाते थे, जमुना निषाद जी से। उस समय तक हम पेशे से चिकित्सक थे, डिस्पेंसरी पर बैठते थे, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के। बस। तो रात में जैसे खाली होते थे 8 बजे, तो सोशल वर्क तब भी चलता था। सुबह हम चाहते थे 1 गांव 2 गांव में हम समाज को जगाने के लिए कुरीतियों के खिलाफ जाते थे। 1 गांव 2 गांव का टारगेट रहता था। एक मीटिंग करने के लिए तब डिस्पेंसरी आते थे। दोपहर में 2 बजे बंद करते थे, फिर जाते थे 1 गांव की मीटिंग करने के बाद। अच्छा, जैसे आप
आपने कहा कुरीतियां, कौन सी कुरीतियां? तमाम है, दारू पीना है और जो है अंधविश्वास है, किस तरह के पाखंडवाद अंधविश्वास? है। जैसे अब हमारे उनको संविधान की तरफ ये बताते थे कि भाई तुम्हारे बेटे को नौकरी संविधान देगा, भगवान नहीं देगा। हाँ। और असली इस देश की समस्याओं का समाधान जो है वो संविधान है, और तुम उसका गेट पास तुम्हारे पास है। वो तिजोरी है संविधान, वो देश का रुपया आएगा, भगवान का भेजा हुआ रुपया आएगा, नेचुरल रिसोर्सेज आएंगे। दो तरह के धन होते हैं, एक तो अदृश्य जो संपत्ति होती है जो दिखाई नहीं देती है, सोना चांदी हीरा मोती अब्रक जो है ये रोज आता है, ये सरकार के पास जाता है, उसकी मालिक सरकार है, टैक्स लेती है, फैक्ट्रियों से रुपये आते, सारा तिजोरी है। लेकिन उस तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास है, वो जो 5 साल बाद देते हो। लेकिन तुम पॉलिटिकली बेहोश हो और 15 दिन रह जाता तो ये सब आप जाके बोलते थे? मैं बुलाता था भैया तुम अपने वोट के मालिक हो और सही जगह वोट डालोगे तुम्हारे। तो ये मैं रोज आता था, रात में जमुना निषाद के यहाँ जाता था। तो जमुना निषाद गोरखपुर? हाँ, गोरखपुर जेल में बंद थे, और फिर वहाँ बीमार थे तो मेडिकल कॉलेज में, तो आप मेडिकल कॉलेज में जाते थे शाम को रोज। तो एक बार ऐसे पर चर्चा चलती रही तो उन्होंने कहा कि तो हम अम्बेडकर बाद जय ज्योति जय भीम बोलते थे उस समय। तो अम्बेडकर के खिलाफ लोग जैसे अम्बेडकर बोले तो गांव से कहें भाग जाओ निषाद लोग, अम्बेडकर के नाम से ही बहुत एलर्जी हो गई वहाँ, कहाँ भाग जाओ अम्बेडकर। क्या वजह थी अम्बेडकर? भाई उन्होंने बसपा के समय जो है जमुना निषाद को जेल भिजवा दिया, तो लोगों ने कहा भाई अम्बेडकर वालों ने जेल भिजवा दिया, हमारे नेता को जेल भिजवा दिया, तो अम्बेडकर के नाम से बड़ी एलर्जी हो गई। निषादों गाँव में कोई नीला टोपी नीला झंडा अम्बेडकर। क्या ऐसे जाटव वर्सेस निषाद एकदम? हाँ, जाटव वर्सेस निषाद हो गया वहाँ। मतलब हाँ, लेदरमैन और फिशरमैन दोनों आमने सामने, लेदरमैन फिशरमैन दोनों आमने सामने हो गए। तो हमारा भाषा ही जय ज्योति जय भीम था, अब हमारा काम रुक गया। अब हम क्या बोल जय भीम बोलते ही लोग विरोध कर देते थे निषाद। तो मैं उनसे कहा, उन्होंने कहा अरे यार मैं तो देखो खून पसीना लगा के यहाँ आज मैं, जो संघर्ष था उसमें यही दोनों समुदाय शामिल थे? हाँ, दोनों समुदाय नहीं, समुदाय संघर्ष नहीं, जो एक जो तो गोली कांड हुआ थाने में, गोली कांड हुआ था तो एक सवर्ण लड़का था और हमारे निषाद समाज की बेटी थी। लेकिन लेकिन सरकार बसपा की थी, इसलिए तो आप कह रहे हैं अच्छा लेदरमैन की सरकार, ये आपका आर्ग्यूमेंट है। अच्छा, तो उसका जो जय भीम से एलर्जी हो गई तो मेरा काम ब्रेक हो गया। तो मैं जमुना निषाद से कहा कि ये सही से चल रहा गाँव में? उन्होंने कहा भाई ठीक चल रहा, आज हमें सजा मिल रही है, आज तो मैं जेल में हूँ, कल तुम जब इस लायक होगे तो तुम्हें धरती से उठा लिया जाएगा। तब उन्होंने बताया कि देखो मेरे समाज में एक नेता महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुबर दयाल बनवा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, झूरी बिंद, बहन फूलन देवी, ये सारे के सारे नेता जैसे तुम्हारे अधिकार को देने की बात आते सबको धरती से उठा ले जाते हैं। वो तो मैं जेल में हूँ इसलिए जिंदा हूँ। तो मैंने कहा क्या करना? कहा देखो भाई ये हम लोग रूलिंग कास्ट हैं, हम लोगों का परिवार रूलिंग का। हमने कहा कैसे? उन्होंने कहा देखो निषाद आप कहाँ ये जय ज्योति जय भीम बंद कर दो, अब जो निषाद राज के किले पर जाओ, एक किला है निषाद राज का, तुम क्यों नहीं जाते हो? भीम की पूजा क्यों कराते हो? क्यों इनकी पूजा कराते हो? ठीक है ये महापुरुष है, चल जाएगा, लेकिन जिससे उनके कलम से जिसका भला हुआ उनको पूजने तो। आज तो जय भीम वालों ने हमें जेल में डाल दिया। तो हमने कहा कहाँ किला? उन्होंने कहा निषाद राज का किला इलाहाबाद में है। हमने कहा आप गए हैं? कहने गए। कहना कैसे, कितना दूर? हमने बताया, उन्होंने पता दिया। मैं घर में मैडम से बताया रात में आके, मैडम ऐसे ऐसे है, हम लोग तो नीच जात में गिने जाते हैं, केवट मल्ला। घर में मैडम मतलब आपने अपनी पत्नी? हाँ, आप अपनी पत्नी को मैडम बोलते हैं? हाँ, मैंने कहा कि मैडम ऐसे ऐसे है और एक किला है, और आज पता चला कि हम लोग राजा के वंशज हैं। अभी तक तो नीच जात मच्छी मार कहा जाता था और छोटी जात की कही जाती थी, ऐसा जमुना निषाद ने बताया। और हमारा तो इरादा चल देना चाहिए। उस समय इंजीनियर प्रवीण निषाद आए थे, आप सर्विस में थे। इंजीनियर प्रवीण निषाद डॉक्टर संजय के बेटे हैं और संत कबीर नगर से सांसद हैं और गोरखपुर में बाई इलेक्शन जीते थे। अभी आएगा वो प्रसंग। उस समय अलवर से वो नौकरी करते थे, मतलब इंजीनियरिंग में। तो फिर उस दिन छुट्टी पाए थे। तो उस समय मेरे पास एक गाड़ी थी, क्या नाम है, सफारी ले रखा था पुरानी। अरे वाह। तो पहले एक वैगनार, पहले तो वैन था, फिर पहले मैं स्कूटर्स प्रचार करता था विजय सुपर, फिर मोटरसाइकिल ले लिया, फिर होंडा लिया, फिर उसके धीरे धीरे मैंने वैगनार लिया। तो मैडम से आपने कहा? मैंने उनसे कहा कि भाई तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है चलना चाहिए, अपना पूजनीय स्थल है, चलो देखा जाए, बहुत कुछ है। तो तैयार हो गए। तो एक दिन के बाद तैयारी हो गई, 26 लोग हम लोग
और मित्रों से बात किया, 26 लोग 2 गाड़ी लेके गए रात में इलाहाबाद निषाद राज किले पर। रात में 11 बजे पहुंचे तो पता चला कि वो तो हजारों लाशों की लाइन लगी है, लाशें जल रही। हमने कहा ये कौन सा किला है? तो हम तो जिद कर लिए कि रात में ही सोएंगे। लोगों ने कहा आप ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते हैं, कोई निषाद है नहीं, और आप जो है वो बसपा का कैडर हुआ करता था, यहाँ हम लोग नहीं सोने देंगे, अल्लाह से जल रही हैं। तो हम लोग एक ढाबे पर जाकर सो गए। रात में खाना भी खाना था। वहाँ एक निषाद राज के वंशज रात में थे, अमृतलाल, वो इंतज़ार कर रहे थे कि आएंगे। एक फ़ोन नंबर हमें मिल गया था, एक साथी था, तो ढाबे पर सोए। और सुबह जब 9 बजे गए, किला जब देखा हम लोगों ने, जब किले की खुदाई हुई थी 1977 में, इंदिरा गांधी ने 5 बार हेलीकॉप्टर उतारा था और पीसी लगा खुदाई कराई थी, बहुत कुछ मिला था, उठा के कहाँ ले गए पता नहीं चला। अच्छा। हाँ, तो उस किले को देखने के बाद 2600 लोग रोने लगे कि मेरा एक ऐतिहासिक किला है, 1977 में खुदाई हुई है, साला हम लोग पता ही नहीं है। तो पता चला कि एक इमोशन हो गया। और वहाँ से लोग, कहाँ पे पड़ता है? ये इलाहाबाद से 23 किलोमीटर जब लखनऊ रोड पर आएंगे तो एक श्रृंगवेरपुर धाम है, भगवतीपुर चौराहे के पास एक बहुत बड़ा गेट लगा, उस श्रृंगवेरपुर धाम है जहाँ कभी राम जब अयोध्या से वनगमन गए थे तो सबसे पहले निषाद राज से मिले थे, वहाँ रात्रि विश्राम किया था। और निषाद राज ने अपने गंगा पार कराई थी नत्थालाल खेवड़ द्वारा, और अपनी सेना देकर श्रीलंका पर विजय भी प्राप्त कराया था। 14 वर्षों तक सेवा भी की। फिर वापस आए तो वो राम के कैबिनेट में निषाद राज आए, तब राम राज आया था। अच्छा। तो उस जगह को देखने के बाद वहाँ जब गए तो एक ब्राह्मण थे, वो लगे, हम कहें कौन है, हमने बताया तो वो आदमी भी रोने लगा। अरे लंबा चौड़ा शरीर मेरा देखा, और हम लोग थे तो उन्होंने कहा आज पहली बार है कि कोई एक निषाद जो है एक समूह में इस किले को देखने आया। और पूरा उन्होंने कहानी 1 घंटे अपनी श्लोक से और समझाया, सब ले जाकर रमचौरा घाट वगैरह दिखाया। तो फिर हम लोगों ने वही कसम खाया, पूरे 26 लोगों ने। अच्छा। कि 3 लोग अगर कांसी राम के साथ पोर्ट क्लब मैदान दिल्ली में लोकसभा के भवन के सामने कसम खाकर, कम संख्या में लोग, दलदल में रहने वाले लोग, अगर पार्टी को खड़ा करके अपने वोट को इकट्ठा करके और अपना हिस्सा ले सकते हैं, इतिहास ले सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उससे पहले भी हमारा कैडर चल ही रहा था संविधान का, कि संविधान में मिले हक को ले सकते हैं और अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा नौकरियों पर कब्जा कर सकते हैं। चूँकि उस समय सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट चूँकि आ चुका था, ये सब मिल चुका था, तो उस समय कसम खाया। फिर वहाँ से आने के बाद, उस समय इंजीनियर प्रवीण साहब गाड़ी चला के गए थे, उनके आने के बाद फिर उन्होंने कहा कि अब हम भी नहीं नौकरी करेंगे। और फिर तब इतिहास लिखा, कुछ और भी कलेक्ट किया, इधर उधर 2 किताबें लिखी। फिर उस समय निषाद वंश पहली किताब लिखा, फिर निषादों का इतिहास लिखा, फिर निषाद राज गुहराज महाराज पर लिखा, वीर एकलव्य पर भी लिखा, तब फिर भारत का असली मालिक कौन है फिर लिखा, ढेर सारा मटेरियल मिलता रहा। तब फिर आरक्षण के हकदार सबसे पहले ये लोग लिखे, फिर निषाद बांसुरी लिखा, फिर जो है मछुआरे वीर अब्दुल क्या नाम है, ये जो हमारे राष्ट्रपति से क्या नाम है, कलाम, उनके ऊपर किताब लिखा। ये सारी किताबें हम लिखते रहे। क्या बात। अच्छा, एक बात है डॉक्टर साहब, जैसे आप इतनी तन्मयता के साथ बता रहे हैं, एक तो मैं इतने सारे नेताओं के इंटरव्यू कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जो किस्सा गोई की शैली है ना, मैं अपने साथियों को देख रहा हूँ, ये कुछ इंटरव्यूज़ में जब बहुत पॉलिटिकल बात होती है ना, तो मैं इनकी तरफ कभी नज़र जाती है ना, तो देखता हूँ ये अच्छा अपना कि हाँ ठीक है काम है, लेकिन सब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, जबकि ये दोनों ही तो यूपी के हैं भी नहीं। आप ये सब किताबें बता रहे हैं, है ना, इस प्रसंग पे आएंगे, और चूंकि सवाल करसवल कांड पे था उस पर भी आएंगे। ये बताइए कि आपकी बातचीत में बार बार बामसेफ का जिक्र आ रहा है, काशीराम जी का जिक्र आ रहा है, आप मिले थे काशीराम जी से? हाँ, मुलाकात हुई थी जब मेरे पिताजी सूबेदार मेजर थे, फिर वो इनकम टैक्स में आए थे, इनकम टैक्स में सर्विस कर रहे थे। फिर वहाँ चूँकि बामसेफ में सर्विस वालों का संगठन ही था। हाँ। लेकिन सर्विस वाले संगठन कहाँ खड़ा करेंगे नौकरी छोड़कर उस समय, तो उसमें एक विंग था स्टूडेंट, मतलब कि सर्विस वाले अपने बच्चों को डोनेट करते थे। तो उसमें पिताजी ने हमें उसमें डोनेट, हम लोग स्टूडेंट लाइफ में मिशन के लिए दे दिया। कब की बात है ये? और 80 के दशक का था। तो फिर उन्होंने मिशन। कहाँ पढ़ते थे आप? तो मैं तो गोरखपुर पढ़ता था ना पहले, यूनिवर्सिटी में? नहीं, गोरखपुर पहले हम हाई स्कूल में, 80 में तो हाई स्कूल था, 84 में मैंने इंटर किया, उसके बाद BSc किया,
फिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मैंने डिग्री के लिए मैं कानपुर आ गया। ये क्या होता है डॉक्टर साहब इलेक्ट्रो होम्योपैथी? इलेक्ट्रो मीन्स होता है कि क्विक, और होम्यो मीन्स होता है होमोस्टैसिस प्रोसेस। शरीर के सभी प्रमुख अंग एक सामंजस्यपूर्ण कार्य करके हमारे शरीर के जो खून है उसके लिम्फ और ब्लड को स्टडी स्टेट में बनाए रखते ये हैं। मान्यता प्राप्त है भारत सरकार? हम कहते हैं विज्ञान ने इन्हें मान्यता दे रखी है, सरकार ने नहीं दे रखी। सरकार ने नहीं दे रखी है, चूंकि सरकार अभी तो जान ही रहे हैं किस तरीके की सरकारें आई हैं। 1953 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को पब्लिकली मान्यता ले लिया, फिर ऑफिशियली हम लोग कर देंगे। उसके आधार पर इसकी प्रैक्टिस अभी तक इसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट तक गए? हाँ, तो ये पौधों पर आधारित, एंजाइम पर आधारित तो है। कैसे करते हैं? ऐसे जैसे जो डॉक्टर लोग होते हैं एलोपैथी कैसे आला लगा के देखते हैं, जांचें करवाते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सिम्टम के आधारित पर ये पता चलता है कि कौन से अंग खराब हैं। ये शरीर के सभी प्रमुख अंग एक मिलके शरीर जो है टिश्यू से टिश्यू, आर्गन से सिस्टम बनता है। तो शरीर के जो प्रमुख अंग हैं वो हमारे शरीर को एकदम स्वस्थ रखते हैं। तो जब एक अंग का कैपेसिटी फंक्शन कम हो जाता है तो सारे अंग उससे प्रभावित होने लगते हैं, तब जाके हमारे शरीर में कोई बीमारी पनप पाती है। तो ऐसे में अंगों के जो फंक्शनल कैपेसिटी है वो नॉर्मल हो जाए, फिर वही चिकित्सा है। तो अंग जो होते हैं वो टिश्यू होते हैं, टिश्यू सेल होता है, सेल के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, तो ये माना जाता है बायोकेमिस्ट्री के अनुसार कि शरीर के अंदर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का समान रूप से होते रहना स्वास्थ्य है, असमान रूप से होना बीमारी है, और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का न होना मृत्यु है। तो जो असमान रूप से जैव रासायनिक अभिक्रिया होती हैं तो अभिक्रियाओं को संपादित कराने के लिए डीएनए निर्धारित होता है, डीएनए एंजाइम निर्धारित। जो एंजाइम कम होते हैं उसके वजह से वो अभिक्रिया समान रूप से नहीं हो पाता, बीमारी हो जाती है। तो शरीर और पौधों में समानता है जीवन वृद्धि सुरक्षा का। तो पौधों के एंजाइम को हम अगर आदमी में देते हैं तो क्विकली वो बायोकेमिकल रिएक्शन मेंटेन होता, फिर अंग फंक्शनल कैपेसिटी मेंटेन हो जाती है, रोग क्विक हो जाता है। इसका नाम है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, मतलब क्विकली जो है होमोस्टैसिस को मेंटेन। जरा जो विद्वान सुन रहे हैं ये है डॉक्टर साहब की बातें, हम देखिए मैं तो जानकार हूँ नहीं इस विषय का, तो ये जो पूरा डीएनए एंजाइम का थ्योरी दिया गया है तो आपने दी, और जो जानकार हैं जो हमारे डॉक्टर मित्र हैं बड़े भाई उनसे भी हम पूछेंगे, ये तो बड़ा दिलचस्प है। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की आपने पढ़ाई की और बामसेफ करते रहे आप? हाँ, मैं करता रहा, एग्जीक्यूटिव ट्रेनर था। बड़े पैशनेटली बात कर रहे थे, लेकिन आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनर था। मैं मन में सोच रहा था कुछ दर्शक सोचेंगे यूपी का चुनाव, जमघट का प्रोग्राम, बात नेतागिरी पे होनी चाहिए, कितना सीट, और दोनों लोग बैठ के पौधों के एंजाइम का शरीर के एंजाइम पे चर्चा सत्संग चल रहा है। इससे हमें फायदा है ना, कम से कम हमारे जब हमारे चीज जो पूछेंगे तो कम से कम जो भूला हुआ फिर याद हो जाएगा। मैं तो बड़ा खुश हूँ। अच्छा, रिवीजन चल रहा है? निश्चित तरह से रिवीजन। मैं तो आपसे पढ़ रहा हूँ, कम से कम वो याद हो रहा तो पढ़ ही रहा हूँ ना। तो बामसेफ के बारे में निश्चित रूप से बामसेफ में मैंने धन्यवाद दूंगा कांशीराम साहब ने, क्योंकि सोती हुई कौम को जगाया और उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारे मस्तिष्क जो शरीर को दिमाग चलाता है और दिमाग को माहौल चलाता है। तुम्हारे शरीर के दिमाग पर अगर जिसका कब्जा होगा, उन्होंने एक उदाहरण दिया, किसी गाय के दिमाग पर जिसका कब्जा होता है तो गाय 10 लीटर दूध देती है तो कब्जा करने वाला 9 लीटर पीता और 1 लीटर गाय का बच्चा पाता है। उसी तरीके से तुम्हारे मस्तिष्क पर जिसका कब्जा होगा, तुम्हारे वोट पर कब्जा होगा, वो तुम्हारे हिस्से का 90% वो खाएगा, 10% में तुम जिंदा रहोगे। तो उन्होंने कहा क्या बात है? तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारे शरीर पर पंडित जी का कब्जा है, पंजा का कब्जा है पॉलिटिकली, तो तुम पंजा बटन दबा देते हो और पंजा वाले का बेटा डीएम एसपी आईजी डीआईजी हो जाता है और तुम्हारा बेटा हरवा पैदा होता है। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे शरीर पर दिमाग पर दूसरी पार्टी का कब्जा होगा तब से तुम्हारे माँ के कोख से हरवा पैदा होगा, और जब तुम्हारे दिमाग पर तुम्हारी हरवा मतलब दूसरे का नौकर, मतलब दूसरे का हल चलाओ बिना पैसे का। हरवा मतलब हो गया कि बिना विदाउट पेइंग सर्वेंट, मतलब श्रम करो बंधुआ मजदूर, हरवा हिंदी में कहा जाता हमारे। कि जब तुम्हारे दिमाग पर दूसरी पार्टी का कब्जा होगा तो तब तक तुम्हारे माँ के पेट से हरवा पैदा होंगे, लेकिन तुम्हारे दिमाग पर अगर तुम्हारी पार्टी का कब्जा हो जाएगा तो तुम्हारे माँ के पेट से हाकिम पैदा होगा, जिस हरवा टू हाकिम हो जाएगा। तो बात उनको
हम लोगों को समझाया उन्होंने, अब पूरा सिस्टम से समझाते थे। किस तरह से होती थी ब्लैक बोर्ड से। अध्यक्ष जी मीटिंग, जरा हमको बताइए, क्योंकि मैं उस दौर में था नहीं, मेरी बड़ी रुचि है सामाजिक न्याय में। देखिए, पहली बात तो वो गंवार समाज था, उनसे सामाजिक असमानता बताया जाता था कि भाई माँ के कोख तो एक ही होते हैं। तो नहीं, मैं ये जानना चाहूँ कि क्या गांव में ऐसी मीटिंग होती है जिसमें काशीराम जी आते थे कि कहीं जैसे उन्होंने शहर में बहुत बुलाया, सिस्टमेटिक ढंग से मीटिंग की। उनका कहना था कि पहले एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन, पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाओ। वो एकेडमिक ज्ञान तो है, लेकिन उन्हें अपने इतिहास का ज्ञान नहीं है, न तो राजनीतिक ज्ञान है, न सामाजिक ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने एक प्रोग्राम रहा, एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स एंड हर समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बामसेफ के जरिए जुड़े थे। ऐतिहासिक कैडर बनाया, सामाजिक कैडर बनाया, आर्थिक कैडर बनाया, फिर राजनीतिक कैडर बनाया। आर्थिक कैडर जो सहयोग दें चंदे का, नहीं, आर्थिक कैडर मतलब होता है कि इस देश में एक बजट होता है। बजट का मतलब होता है, अंग्रेजी शब्द है और गांव का आदमी जानता नहीं बजट क्या होता है। बजट का मतलब लेना और देना, पैसा लेना और देना, पैसा आ रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है। तो इस देश में एक बजट बनता है। जब निषाद राज बजट बनाए थे तब प्रजा सुखी थी, मतलब तब जनता से कुछ लिया नहीं जाता था, दिया जाता था। अच्छा। मतलब जो भगवान के द्वारा दिया हुआ नेचुरल रिसोर्सेज है उसे प्रोवाइड किया जाता था पब्लिक को, तो जनता खुश थी, उसी को रामराज कहते। अभी क्या है कि जनता से सरकार, भगवान का तो आएगा भी, जनता से भी टैक्स लिया जाएगा। लेकिन टैक्स किसको दिया जाएगा? जो पॉलिटिकल पार्टनर होगा। जो अंग्रेज तो थे अपने, ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल पार्टनर थी, तो जनता से कलेक्ट द मनी फ्रॉम द पब्लिक बाय द कलेक्टर, नेम इज कलेक्टर। डीएम का दूसरा नाम कलेक्टर है, उसका एक का काम है पैसा कलेक्ट करना। वो रेवेन्यू अधिकारी है कि कलेक्ट करो सरकार को दो। तो सरकार बजट पास करती है, जनता से इतना रुपया लाना, देना नहीं है। लेने वाला सबल और देने वाला निर्बल, तो इसका नाम वो बताते थे। तो आज के दिन में आर्थिक कैडर का मतलब है कि आप अगर बजट के शिकार रहोगे तब तो निर्बल रहोगे, बजट के हिस्सेदार रहोगे तो सबल हो जाओ। बजट का हिस्सेदार कैसे होगा? जब अपना वोट अपने जगह पर वोट से होगा। बजट कौन बनाता है? जो संविधान के सत्ता में है। और सत्ता में जाने के लिए चाबी किसके पास है? वोटर के पास। उन्होंने कहा भाई देखो, तुम असली भगवान वोटर है, असली भगवान वोटर है। वो बटन दबा दिया, हीरो हो जाएगा और अपने भले जीरो हो जाए। तो उन्होंने कहा देखो, ये शैतान बनकर रोड पर घूम रहा है, ये इसकी पूजा तब होगी जब मंदिर में आएगा। पार्टी एक मंदिर समान है, इन्हें पार्टी में ले आओ। जैसे ही पार्टी में आ जाएगा, देखो ये पहले भारती रहेगा, भागीरथी रहेगा, आर्य रहेगा, अमित रहेगा, फला नाम रहेगा, तब तक ये जो है शैतान है। लेकिन जब इससे कहा जाएगा ये हाथी वाला है, ये जय भीम वाला है, तो माना जाए भगवान हो गया। जब उनके ऊपर ये लेबल लगाया गया, तो इसके लिए उन्होंने वोटर कैडर पढ़ाया। वोटर कैडर की कैसे हम अपने वोट से खूब मिलते थे आप जब काशी। निश्चित रूप से उस चीज को हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए उन्हें कि एक उन्होंने एक आया। मेरे लिए बड़ा दिलचस्प है। देखिए, मैं रामाचल राजभर जी से मिला, उन्होंने भी बताया कि कैसे काशीराम ने तैयार किया, और बाद में हालांकि उनका मायावती जी से अलगाव हो गया। उन दिनों आप बहन जी से भी मिले थे? हम लोग बाम सेप वाले थे, हम लोग कभी बसपा में नहीं रहे कोई दिन भी। कब तक रहे आप बाम सेप में? लास्ट तक, जब तक वो जिंदा रहे तब तक रहे हम लोग, बस खाली। लेकिन बाम अच्छा, मतलब आप काशीराम जी 2005-06 तक जब तक सक्रिय रहे, जिंदा रहे तब तक हम लोग उनके आप लोग बाम सेप में बने रहे। कभी बसपा में जाने का मन नहीं आया? कब, हम लोग उस समय पॉलिटिकल थे ही नहीं, मिशन के लोग थे हम लोग। तो उसके लिए हम लोग कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो उसकी किताबें सारा कुछ पढ़ते थे। तो संविधान ही उस समय पढ़ने को किताब मिली एक हमें। तो आपकी बामसेफ की ट्रेनिंग आपको निषाद पार्टी चलाने में खूब काम आ रही है। एक किताब मिली हमें अबाउट द पॉलिटिक्स, रिटन बाय चर्चिल, प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के, उन्होंने लिखा। उसके मेन पेज पे लिखा है कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। ये चीज़ें थोड़ा हमें आया। तो डिस्पेंसरी पर जब बैठे रहते थे तो पता चला कि तो कहाँ चलाते थे? गोरखपुर में, गीता वाटिका के बगल में, अपने आवास के बगल में, थोड़ा 10-5 किलोमीटर दूर। तो आता थे, पता चला कि 70% ऐसे रोगी आते थे जिनके पास ठीक से पूरे पैसा देने भर के नहीं होता था उसमें से, और 20% ऐसे रोगी आते थे कि बढ़िया दवाई लिखो, 10% ऐसे रोगी आते थे कहें बढ़िया अस्पताल बताइए जहाँ हमारा इलाज हो सके। तो ये पता चला कि इनके पास क्यों आर्थिक विषमता है। तो पता चला आर्थिक विषमता यही है कि सब बजट के शिकार हैं, वो बजट के हिस्सेदार हैं।
तब हमें इधर आया कि इनसे इसको आना चाहिए। तो हमें अगला मिला कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी विद सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कि हमें इनकी समस्या, गरीबों की समस्या एक राजनीतिक दल से ही संभव है, लेकिन उससे पहले हमें इन्हें सामाजिक रूप से इकट्ठा करना पड़ेगा। सामाजिक रूप से आपने इकट्ठा लेकिन किया। अगले पन्ने में भी लिखा था ना कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्वीट पॉइजन विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। सामाजिक संगठन जो है एक मीठा जहर है अगर उसके साथ राजनीतिक दल नहीं। तब हमें लगा कि नहीं, हम लोग तो समाज को जगा रहे हैं, सामाजिक है, बाम से सोशल वर्क है, हम लोग तो जहर इकट्ठा कर रहे हैं, हम राजनीतिक होना चाहिए और राजनीतिक पार्टी बनाओ। तो लोगों को राजनीति की तरफ प्रेरित आपने बनाया राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद। उसके नीचे इसके बैनर तले सहजनवा थाना क्षेत्र में संत कबीर नगर जिले की सीमा पर कसरवल गांव के पास 7 मई 2015 को हजारों लोगों ने रेलवे ट्रैक जाम किया। प्रशासन और पुलिस का कहना है कि दंगा किया, आगजनी की, गोलीबारी की। डॉक्टर संजय निषाद का क्या कहना है? देखिए, उससे पहले हम लोग 7 जून 2015 से पहले हम 14 में 1 फरवरी 2014 को मैं गोरखपुर डीएम के यहाँ धरना दिया, अनवरत हम 10 दिन तक। अच्छा, क्या मांग थी मुख्य? उससे 1 साल पहले हमने डीएम को दिया कि जिस तरीके सेंसस मैनुअल 1961 पार्ट 1 अपेंडिक्स एफ में लिखा हुआ भारत सरकार के द्वारा कि उत्तरा दक्षिणा मोची अहिरवार गहिरवार को चमार में गिनो, मतलब एक अनुसूचित जात की सूची है, उसके बगल में एक सिनोनिम एंड जेनेरिक नेम है। एक बुक पब्लिश हुई, मैनुअल है भारत सरकार का कि इसी मैनुअल के हिसाब से गिनती होनी चाहिए। एक सूची बनी, उस सूची में 24 नंबर पर चमार और 26 नंबर पर धोबी है कि रजक बरेठा कन्नौजिया को धोबी में गुनो। उसमें 51 नंबर पर लिखा मझवार, उसमें आगे लिखा है कि केवट मल्ला माझी मुजाबिर राजगुण गोड़ मझवार मझवार है। नीचे वहाँ 66 नंबर पर शिल्पकार लिखा है। तो उसमें ये सब अनुसूचित जाति में अनुसूचित जाति, तो उसमें लिखा हुआ तेली बढ़ई जो है कुम्हार प्रजापति, सब उसमें जो दर्जी हैं वो शिल्पकार हैं अनुसूचित जात में। तो उस समय सीपीएमटी हो रहा था, तो एक बेटा हमारा डॉक्टर है, उसके साथ मैं कुछ बच्चों को कोचिंग करा रहा था अपनी जातियों का सामाजिक रूप से। तो उससे 20 लड़के अनुसूचित मतलब सीपीएमटी में आ गए थे। और उस समय बहन जी की सरकार थी। पता चला उन्होंने क्या किया कि पता चला रिजल्ट उलट दिया, ये बच्चे बेकार हो गए, फिर से नया रिजल्ट बन गया। तो हमें लगा कि ये तो बड़ा दिक्कत है। नहीं, थोड़ा 1 सेकंड, वो 20 बच्चे निषाद मछुआ समुदाय के थे, तो वो कैसे आ गए थे रिजर्वेशन में? कोचिंग कराया तो बढ़िया। नहीं, वो तो मैं समझ गया, सिलेक्शन हुआ। वो एससी कैटेगरी में निषाद समाज को नहीं करना, पिछड़े मतलब सामान्य जाति में, मतलब पिछड़ी जाति में, ओबीसी में आ गए। ओबीसी में, तो ओबीसी से भी हटा दिया। नहीं, फिर रिजल्ट बदल दिया। रिजल्ट ऐसा बदला कि उस समय अखिलेश की सरकार थी, तो ओबीसी से निकाल दिया था अखिलेश जी ने। इन्होंने स्टे लगा दिया। जब ये खेला हो गया तो रिजल्ट बदल दिया, फिर ये लोग खत्म हो गए। नहीं, मैं देखिए, मैं अज्ञान साबित होऊंगा, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ। रिजल्ट बदल दिया मतलब क्या? निषाद समाज को ओबीसी से हटा दिया था? जैसे आप पहले सुनिए पहले इस बात को कि हम पिछड़ी में थे, सरकार आई अखिलेश जी की 2012 में, उसको निकाल दिया, पिछड़े से निकाल दिया, पिछड़े से निकाल दिया कि ये अनुसूचित हैं। अच्छा, केवट मल्ला, हाँ ठीक है। बहन जी ने स्टे ले लिया। अब सोच लीजिए, अब हम बहन जी तो तब सत्ता में थी नहीं। अरे यार, उनके लोग तो अच्छा, कोर्ट से स्टे ले लिया। स्टे ले लिया। अच्छा, अब मैं समझ गया। अखिलेश यादव सरकार ने यह फैसला किया कि जो निषाद समुदाय के लोग हैं एससी में, उन्हें ओबीसी के बजाय एससी में शामिल किया जाए। और ये उन्होंने केंद्र को नहीं, शासनादेश जारी कर दिया कि केवट मल्ला को अनुसूचित का प्रमाण पत्र दिया जाए, मिला भी। और उसके बाद इन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया। उसकी स्क्रूटनी हुई कि ये लीगल वैलिडिटी है कि नहीं। अब हम तो अम्बेडकर वालों ने स्टे ले लिया। अब स्टे ले लिया। अब हमने पिछड़ी में रह गए और अनुसूचित में रह गए। हाँ, और इसका असर सीपीएमटी के उन बच्चों पे पड़ा। फिर चेंज हो गया। अब फिर ऐसे ही 30 साल चलता रहा। तो फिर जब आया तो हमें एक राम कुमार जी हैं, एडवोकेट हैं, मनोहर लाल के लड़के यहाँ कानपुर के, तो मैं उस समय सोशल वर्क मनोहर लाल जी जो मंत्री रहे उनके लड़के हैं, एडवोकेट राम, वो विधायक दीपक कुमार के भाई। हाँ भाई। हाँ। तो उन्होंने एक मेमोरेंडम भेजा अपने मोहद्दीपुर में एक रिश्तेदार के यहाँ
कि ये हर एक मंडल में इसका ज्ञापन दिया जा कि ये मझवार का सर्टिफिकेट, केवट मल्लाह को भी मझवार का सर्टिफिकेट दिया जाए। तो उसको हमको पढ़ने को मिला, तो हमने कहा अरे यार केवट मल्लाह का अनुसूचित में है, फिर भी स्टे दे दिया। हम लोगों के लड़के अनुसूचित में रहते तो आज CPMT होते। तो उसका मैंने दस्तावेज निकालना शुरू किया, फिर किताबें बहुत कुछ इकट्ठा किया, फिर मैंने हीरालाल रसेल का, RV रसेल का, फिर विलियम कुक का रिपोर्ट निकाला, कब से आरक्षण की व्यवस्था है। फिर अंग्रेजी हमारी कमज़ोर थी नहीं, तो फिर सारी बुकें उसमें मिली, हमने किताब लिखा आरक्षण के सब हकदार सबसे पहले। तो उसके बाद हम लोगों ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। तब फिर आप DM के आगे DM का लेटर दिया कि हम जिस तरीके से चमार के सब उपजाति को देते हो, इसे ही मझवार की उपजाति केवट मल्लाह को भी दे दो। तो धरना 10 दिन चला। उसके बाद मजबूरन हमने DM को घेरा, तो उन्होंने आर्डर किया, तहसीलदारों को बुलाया, ADM को, भाई इसमें तुरंत आर्डर करो, तहसीलदारों को आर्डर करो। लेकिन अब हमारी सरकार रहे तब तो बने। फिर हमने मान लिया कि मेरा पेपर सही है, इस पर लड़ाई होनी चाहिए। गोरखपुर का मामला नहीं, प्रदेश भर का मामला है। फिर मैंने लखनऊ में मैंने एक वही CM हाउस घेरवाया, अखिलेश यादव। फिर वो CM हाउस घेरवाने के बाद मुलायम सिंह बुलवाए कि अरे यार 2014 की सरकार बनाओ, मैं मझवार का सर्टिफिकेट दे दूंगा। ये मुलायम सिंह कहाँ पे नेताजी ने यहीं पे कहा? लखनऊ बुलवाया। अच्छा। और फिर हमने कहा ठीक है, हम आपका साथ देंगे। ये सीधे आपसे कहा? हाँ, उन्होंने कहा। फिर हम उनके साथ 2 मंच शेयर किया, गोरखपुर का मंच शेयर किया कि भाई मुलायम सिंह ने कहा कि हम कहा आप ही के मंच पर मैं जाऊंगा, मैं इधर उधर प्रचार करने नहीं जाऊंगा। तो मुलायम सिंह के मंच पर मैं कहा कि भाई ये इन्होंने एडमिट किया है कि केवट मल्लाह का मझवार का सर्टिफिकेट मैं दिलाऊंगा, सरकार बनवाऊँ। और फिर अम्बेडकर नगर के मंच पर मैं गया, 2 रैलियों में मैं गया, लेकिन इनकी सरकार बन नहीं पाई 2014 में। क्योंकि जब मैंने लखनऊ में एक रैली की थी ना 17 फरवरी 2014 को, उसमें कह दिया कि भाई कि कांग्रेस गुमराह कर रही है, बसपा स्टे ले रही है, सपा भी तुम्हें के संवैधानिक रूप से तुम मझवार हो, केवट मल्लाह नहीं हो, गलत दिया गया शासनादेश। तो उसका मैसेज जा चुका था, तो इसलिए कांग्रेस और बसपा साफ हो गई 2014 में ही। और अभी अखिलेश जी हाफ हो गए, भाजपा थी नहीं इसलिए माफ हो गई, और भाजपा की सरकार आ गई। तो उसके बाद गोरखपुर में वो जब लेटर मिल गया तो लखनऊ आंदोलन हुआ। फिर ये हुआ कि नहीं दिल्ली जाना पड़ेगा, मैसेज दो। नहीं, पहले मुलायम सिंह जी से बात हो गई, लेकिन आप बोल रहे हैं कि वहाँ सरकार बन नहीं पाई ना। हाँ। मतलब थी तो, लेकिन केंद्र वाली लोकसभा का चुनाव था 2014 में ना, लेकिन सरकार तो अखिलेश जी की थी। फिर अखिलेश जी मिले नहीं 2000 उस आंदोलन के बाद। फिर हमारे लोगों को लगा कि 2015 में अगर जिला पंचायत ज़्यादा जीत जाएंगे सपा के, तो हम लोग पार्टी नहीं खड़ा कर पाएंगे, फिर आवाज़ हमारी दब जाएगी। और ये समाज यादव लोग जो है हमारी मीटिंग नहीं होने देते थे, निषादों की, निषाद पार्टी, तब जो है ये राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद की जहाँ होता था अपने रुकवा देते थे, डिस्टर्ब करते। तो हमारे दिमाग में अगर जिनके जिला पंचायत जीत जाएंगे तो फिर हमारे लिए दिक्कत करे, मेरे ही बिरादरी का झंडा उठवाएंगे, हमारा समाज और उसका समाज होके सफाई हो जाएगा। तो मैंने रेल आंदोलन, मैंने अपने लोगों 7 जून 2015 को मेरा ये हुआ जन्मदिन मनाया जाएगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप हमारा नेता है और हम लोग 7 मई, हाँ 7 जून को, 7 जून 1965 मेरा जन्मदिन है। अच्छा, तो ये घटना 7 मई की, 7 जून की है। मैं अब देखिए ये हमारी रिसर्च टीम ने गड़बड़ की है आज, 7 जून मैं ठीक कर लेता हूँ। 7 जून 1965 है। तो मेरे जन्मदिन को मनाने का निर्णय ले लिया हमारे लोगों ने। हमने कहा यार मैं संघर्ष करने के लिए पैदा हुआ, पता चला जन्मदिन मनाने लगेंगे तो फिर हम नेता हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, हम तो लड़ाई लड़ ही नहीं पाएंगे। तो मैंने अपने कोर कमेटी के 5 लोगों की बैठक कराई। हमने कहा जन्मदिन के नाम पर सबको बुलाओ, क्योंकि भाई हिडन होता है आंदोलन, किसी को बता दोगे रेल रोकना, सड़क रोकना, आएगा ही नहीं, मुख्यमंत्री को घेरना आएगा नहीं, डर के मारे। मैं अपने जन्मदिन के बहाने लोगों को बुलाया। अब बुलाया तो लोगों को बताया कि इस तरीके का है। अब लोग जब फैसला ले लिया उन लोगों ने कि नहीं हम रेल रोकेंगे, हमने कहा रोक लो भैया। उन्होंने फैसला ले लिया कि आपने? अरे हमारे कोर कमेटी ने फैसला लिया तो सभी लोगों ने फैसला लिया। आपकी प्रेरणा से? प्रेरणा तो रहेगी, आंदोलन लेना, अपनी आवाज उठाना। तो उस समय का वो चल रहा था ना, क्या नाम है, राजस्थान वाला चल रहा था। तो लोगों ने कहा कि इस तरह से हम लोग हैं, तो गल्ला वाला सब जुटाया, बैठ गए
पता चला कि रेल पर अभी बातचीत हो चुकी थी कि अधिकारी से कि भाई आपका तो हो गया, लखनऊ बात हो गई, आइए आपका बात सुना जाएगा। तो टाइम ले रहा था वो, जो वहाँ के अलाइव थे बात करा रहे थे, तो टाइम ले रहे थे कि कब बात कराएंगे, मतलब लखनऊ में। हमने कहा भाई वहाँ तो गेट पास लगता है, विधानसभा में कोई घुस नहीं पाता सचिवालय में, आप बात कराओ, किस दिन जाना तैयारी कराइए। उन्होंने कहा कि हम 10-15 मिनट में आपको बताते हैं। उतने देर में जो संत कबीर नगर के एसपी थे महोदय, कौन थे? अब उस नाम याद नहीं, वो जा रहे थे, सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज। हाँ, तो जा रहे थे। तो हमारे एक बच्चों, मतलब हमारे लोग झंडा और डंडा लिए रहते हैं, तो झंडा उनके बिल्ले में फंस गया, जो साथ बताते हैं लोग। और जैसे उनका गनर जो था, बात बताइए अध्यक्ष जी, एक पुलिस कप्तान जा रहा है, डंडा ऐसे फंस जाता है बिल्ले में? तो नहीं, आप तो खुल के बात कर रहे हैं, जरा बताइए। हवा हो गए थे जैसा लोग कह रहे थे कि जैसे हवा चल रहा था, तो वो जो झंडा है उनके बिल्ले में कोना फंस गया। हवा चल रहा था कि उग्रता चल रही थी? नहीं, उग्रता तो कहीं नहीं थी, एकदम हमारे लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। तो उसने क्या किया कि जब बिल्ले में फंस गया तो उनका जो गनर था उसका डंडा छीन लिया और झंडे को पैर से नीचे दबाया और डंडे को से उसको 2 डंडा मार दिया 3। तो जैसे उसने झंडे को पैर से दबाया तो हमारे लोग अपने झंडे की पूजा करते हैं, उस समय उन्होंने भड़क गए सारे लोग और उन्हें ढाक पटक दिया और तमाम फिर हो गया। हमारे जहाँ बैठे थे आंदोलन, हम रेल पर बैठे थे, वहाँ से कम 100 मीटर दूर ये दंगा हुआ। फिर वहाँ हुआ, गोली चली लोगों को, बिना सरकार के इशारे पे गोली चलती आपकी कहानी है। तो ये तो दूसरी सरकार की कहानी है कि एक भाई मारा गया, मेरी गाड़ी फोड़ दी गई। हमारे पास वीडियो है कि मेरी गाड़ी को आपके समर्थकों ने हमला किया और फिर बाद में ये कहानी गढ़ दी कि झंडा दबाया इसलिए उग्र हो गए। नहीं, ऐसा भाई ऐसा कहते हैं और ऐसा पेपर में भी है इस तरीके का, और हमारे कहने से थोड़ी है। मेरी गाड़ियां पेट्रोल डाल के जलाई गई। आपसे रेलवे ट्रैक खाली करवाने की कोशिश की तो भीड़ उग्र हो गई। अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर साहब, किसी ने हमसे कहा कि हाई कोर्ट में आपने एक स्पष्टीकरण भी दिया है इस मामले में, जिसमें लिखा है कि मैं तो साहब दवा कराने गया था, भीड़ में फंस गया, मेरा उस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। देखिए, वकीलों का होता है, वकील को भी जमानत कराने के लिए तो आपके दस्तखत हैं उस कागज पे? कि दस्तखत तो हम जेल में रहेंगे, कोई भी आएगा दस्तखत करा के लेके चले जाएंगे, हम तो जेल में थे ना। तो आप कह रहे हैं कि वकीलों ने ये दलील तैयार करवाई, आपके दस्तखत कराए ताकि आपको जमानत हमने तो सही बात हमेशा बोलता हूँ, हम चाहे फांसी पे चढ़ जाए तब भी ऐसे बोलते रहेंगे कि वकील ने कहा था इसलिए मैं दवा कराने गया था, भीड़ में फंस गया था, मेरा उस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। भाई हमारा जन्मदिन, मैंने तो बताया, हम जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। 36 लोगों पे नामजद हुआ था, है? हम भी उसमें हैं, 302 मूल्य। 302 अभी चल रहा है मुकदमा? वो तो चलेगा ही चलेगा, जब फर्जी है तो फर्जी काम तो लंबे समय तक चलता है ना, सही काम तो जल्दी फैसले हो जाते हैं। तो ये घटना हो गई और उसके बाद अखिलेश सरकार चली गई। फर्जी 302 मुकदमा लगेगा 50,000 लोगों के सामने। हम कहते रेल तो केंद्र सरकार का है ना, उत्तर प्रदेश सरकार को पुलिस गोली मारेगी, वहाँ आरपीएफ जाती, मिलिट्री जाती तो ठीक था ना। इनसे क्या आप मिलिट्री का इंतजार करते, लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य की पुलिस का विषय क्या है। होता है? हम कहते रेल रुकना, हम सड़क रोकना, रेल रोकना, अपनी आंदोलन करना, कोई तो नहीं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ कि देश में किसका क्या लोकतांत्रिक अधिकार है। तो फिर हम तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो पुलिस ही आएगी ना। ऑर्डर का हम लोग तो रेल रोक रहे थे, अपनी आवाज कर रहे थे, हम अधिकारी या ज्ञापन लेते चले जाते, वो तो हो ही रहा था। क्यों गोली चलाए, क्यों डंडा भजवा दिया? अगर हम लोग नहीं हटते तब तो आप फिर बंद करिए, तो हम तो पहले बता बैठे रहने देते। और नहीं, बैठे नहीं, बात हो गई थी कि अब हट जाएंगे, बात हो रही थी लखनऊ से कि अच्छा, और तब तक इधर ये बलवा शुरू हो गया, डंडा मारना शुरू किया। तो दोषी तो पुलिस है। फिर ये हो गया 2015 का मामला। फिर 2017 का चुनाव आया, तब तक आपकी पार्टी बन चुकी थी, जेल से आप आ गए थे, पूरा आपने वो कार्यक्रम शुरू में समझाया। पीस पार्टी से आपका गठजोड़ हुआ था मेरे ख्याल से। पीस पार्टी, हाँ। और आप गोरखपुर रूरल से चुनाव लड़े। निश्चित रूप से किसी सफल व्यक्ति से दोस्ती करने से आदमी सफल हो जाता है। और पीस पार्टी 2012 डॉक्टर अंसारी की पार्टी, डॉक्टर अयूब अंसारी जो है, चूंकि अंसारी भी निषादी होता है, चूंकि अंसारी भी निशाद होता है, जरा ये तो दिलचस्प है, कैसे? भाई देखिए आपके कबीरदास भी तो उनसे कहते हैं ना कि जाल बुनने वाले को मल्लाह कहते हैं। जाल जो है मछली मारने के काम आते हैं, जाल को बुनने वाले को जलाहा कहते हैं। और जब उसकी बुनाई घना हो जाए
तो जुलाहा कहते हैं। क्या बात है। और जुलाहा जो है, जब तक वो कपड़ा बिनता है जुलाहा होता है, और जब उस जाल बुनता है तो मछुआरा होता है, मछुआरा होता है। हाँ। और जब वो उसको घना बिन दिया तो जुलाहा हो गया, कपड़े बना दिया। और जब वो धर्म परिवर्तन कर दिया तो मुसलमान अंसारी हो गया, बुनकर है इधर है और उधर अंसारी हो गया। तो वो आज के दिन में यही बातें हुई थी आपकी और डॉक्टर अयूब निश्चित की। रूप से मैंने उन्हें इतिहास बताया, दिखाया उनको कि ऐसे ऐसे है, और इसीलिए आप लोग हम दोनों आदमी वो भी कहेंगे फिर कि निशात भी अंसारी है। निश्चित रूप से। और तो आपका गठजोड़ हो गया। 72 सीटों पर और चुनाव। मुझे ये भी बताया गया कि उनकी पार्टी साधन संपन्न में थी, तो उसका भी फायदा मिला निशात पार्टी को। नहीं, साधन संपन्न का उनका अलग था, वो लड़ने वाले अलग थे, हम लड़ने वाले अलग थे। मदद नहीं की आपकी रैली तो मैंने की थी ना। हाँ, 15 सितंबर 2016 को तो मैं रमा देवी पार्क में तो अपने साधन संसाधन से मैंने उनको चीफ गेस्ट बुलाया था, और वो थे, और केशव देव मौर्य थे, महान दल वाले। हाँ, महान दल वाले वो भी थे लास्ट। आजकल तो आपकी एंटी पार्टी में है। तो वो थे उनको मेहमान बना के बुलाया था कि देखिए निषाद पार्टी की कितनी सेना, पूरा रमादेवी पार्क भरा था। उन लोगों को तो हिम्मत ही नहीं थी कि उसको भर दे ले दें आप। अच्छा। हाँ, अगर हो तो कभी रैली की हो बताएं। तो आखिर हम लोगों ने करके दिखाया, फिर हमने किया, अभी देखो गठजोड़ हुआ, करके दिखा दिया। तो हमेशा अपनी शक्ति से, हमेशा तब भी रमादेवी पार्क आए, हमेशा आए। तो हमारे लोग तो अपना तन मन धन लगा के काम करते ना। 72 उम्मीदवार लड़े थे आपके। 72 उम्मीदवार, 5,40,539 वोट मिला सब उम्मीदवारों को मिला के। लेकिन एक विधायक मेरा बना उसमें। हाँ, वो विधायक कह रहे हैं कि डॉक्टर संजय निषाद 25 करोड़ रुपया मांग रहे थे। फिर ही लड़ा दिया। बहुत कैसे बात करते हैं। नहीं, मैं नहीं बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड कभी दिखाएं तब तो। हाँ, पर उन्होंने बयान दिया। विजय मिश्रा की बात कर रहे हैं, जो आप किस पार्टी से। मैंने उन्हें विधायक बनाया और कोई रुपया उनसे नहीं मांगा गया। उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया। हम उस समय सपा के साथ थे, हम लोग गठबंधन कर रखा था। वो हमारे विधायक राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग हो रही थी। क्रॉस वोटिंग कर दिया उन्होंने, तो हमारे लोगों को पार्टी से निकाल दिया उन्हें। जब किसी को निकाला जाएगा तो कुछ तो भी बोलेंगे। वो विधायक तो हमारे लोगों ने बनाया था ना। तब तो नहीं कहा कि हमसे डॉक्टर साहब ने पैसा मांगा और कुछ किया है। तो हमारे लोग तो अपने विधायक के बनाने का अपने पार्टी का दबाव तो रहता हुआ इकलौता विधायक कि भाई तुम संसाधन संपन्न हो, सहयोग करो। नहीं कोई कभी नहीं, कुछ ऐसा नहीं किया हम लोगों ने। हमने तो पूछेगा उनसे, फिर भी अभी उनकी आवाज उठाते हैं हम अपना विधायक मानकर। जेल अपनी आवाज उठाते हैं कैसे? उनकी आवाज उठाया अभी, क्या नाम है उनके खिलाफ, उनके खिलाफ जो जेल में बंद हैं, जांच होना चाहिए। अधिकारी जो हम दोषी, सजा होनी चाहिए। अगर विधायक दोषी है आप तो सरकार का हिस्सा है, सरकार योगी आदित्यनाथ की, आप उसका हिस्सा है। हम कहीं तब भी हमने तो सरकार में रहते हुए भी जो गलत होता है उसको उठाया। जब कोरोना के समय आवाज उठाया, तो क्या बोले जब आपने आवाज उठाई योगी आदित्यनाथ वाले? तो हम उस समय मुख्यमंत्री ने क्या कहा? उसके बाद तो कार्रवाई रुकी गई ना, कोई नया कार्रवाई नहीं हुई। एक बार हमने कहा ये अधिकारी जो है दोषी हैं, अधिकारी बिना मतलब का सब कुछ। आपने मुख्यमंत्री से कहा और जो विधायक नाराज होकर गया था उसको बचा लिया? क्यों नहीं बचाएंगे अपना विधायक? उनकी पत्नी का बयान भी आया था कि भाई जो विकास दुबे की गाड़ी पलटी वैसी विजय उसके बाद की बात है। हम तो बिना उनको मिले हम अपने। तो अब आपकी वापस दोस्ती हो गई उनसे? किसके? विजय मिश्रा से? वो तब भी विधायक थे। और नहीं, अभी वो आपकी पार्टी में है। 2019 में फिर वापस हो गए थे ना चुनाव लोकसभा में। अभी वो आपकी पार्टी में है। 2019 में हमारे साथ वापस हो गए, तो 2019 से मेरे साथी है ना। अच्छा, अभी आपकी पार्टी में है। हाँ। अच्छा, इसीलिए अब ना तो आप कटु वचन बोल रहे हैं ना वो बोलेंगे, ऐसा कुछ है क्या? अब दोस्ती हो गई, पुराना भूल जाओ। तो 2000 वापस आ गए। 2019 में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे थे, लेकिन सीट नहीं मिली थी, इसलिए वो नहीं। तो कैसा अनुभव था 2017 में? मेरे ख्याल से आप तीसरे नंबर पे रहे थे। हाँ, जैसे नहीं, सपा, बसपा, भाजपा, चौथे पे रहे। कांग्रेस के बाद हम चौथे नंबर पर। हाँ, तो वो आपका दूसरा विधानसभा चुनाव था। तो 2012 की तुलना में देखें तो हम तब तो बड़ा जंग था। हम अकेले लड़े थे। देखिए 2012 में आपका वोट था 1765 के एम्पियरगंज से। हाँ। और 2014 में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन तब पार्टी नहीं थी। तब हम लोकसभा नहीं, मैं तो विधानसभा की बात कर रहा हूँ। कबीर नगर लड़ा था, और नौतरमा लड़ा था, देवरिया लड़ा था, आपका जौनपुर लड़ा था। 4 सीटें लड़ी थी। हाँ, दोनों। धनंजय सिंह ने सपोर्ट किया था। धनंजय सिंह। तो जब आप 2017 में विधानसभा लड़े तो आपका वोट था 34,901। आप तीसरे नंबर पर थे। बसपा आपसे पीछे थी। हाँ, गोरखपुर में ग्रामीण से। हाँ, है ना। विपिन सिंह जीते बीजेपी के, विजय बहादुर दूसरे नंबर पर रहे सपा के। बड़ा जोरदार मुकाबला था और आप तीसरे नंबर पर रहे।
हैं। तो उस चुनाव के अनुभव के बाद फिर आपकी सपा से दोस्ती हुई, 17 हो गया, यहाँ भी भाजपा सरकार, वहाँ भी भाजपा सरकार, आपकी अखिलेश यादव से वापस से दोस्ती हो गई। वो लोग पीस पार्टी के अयूब से दोस्ती किए, उनके लोग 2 लोग, और पीस पार्टी के अयूब साहब ने हमसे बुलाया, तो हमने कहा भाई देखो हम नहीं जाएंगे। किससे मिलवाया? हमसे अच्छा, बुला, संदेशा हमसे बुला कि ऐसे ऐसे समाजवादी पार्टी चाहती है कि अब गोरखपुर चुनाव लड़ा जा, आप लड़ो, आप लड़ो, और ऐसा ऐसा चाहते हैं और जीत जाओगे, हम लोग मुसलमान इतने हैं, निषाद इतने हैं। तो हमने कहा देखो 2017 में समाजवादी पार्टी, 2015 में भी हमारे साथ, 2014 में हम लोग सपोर्ट किए, लेकिन वो मझवार के नाम पर सपोर्ट में नहीं आए, भले चुनाव हार गए, लेकिन जो वादा किया था मुलायम सिंह ने वो करना चाहिए था। 2015 में इस तरीके से हमारे साथ अन्याय हुआ। 2017 में अखिलेश जी बुलाए थे और टीवी चला कि निषाद पार्टी, पीस पार्टी, सपा मिलकर चुनाव लड़ेगी 2017 में। अब टीवी चैनल पर चलवा दिया, मेरे प्रत्याशी सब भाग गए मजबूत कि अब तो हमें लड़ना मिलेगा, कमी 2-4, इन्होंने सीट भी मांगा, हमने 12 सीटें इनको दिया, वो ऐसी सीट दिया कि कभी सपा वहाँ जीती नहीं थी, तो हमें मिलने में आसान नहीं रहा, हम लोग पॉलिटिकल आदमी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं दिया, तो वो ऐसे ही घुमा के खत्म। ये सब आपने डॉक्टर अंसारी को बताया? जाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा छोड़ो चुनाव, तुम्हें लड़ना, पैसा खर्च करेंगे सब लोग मिलके, और प्रत्याशी तुम रहोगे, जीतोगे तुम। तो बाद में बहुत मेहनत किया तो नहीं, ऐसे फास्ट फॉरवर्ड मत करिए। तो ये उन्होंने कहा, फिर आप आके अखिलेश यादव से लखनऊ मिले? नहीं, तब जब उन लोगों ने बात जब फाइनल हो गया, हमने कहा भाई देखिए हम इस शर्त पर हम चुनाव लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, लड़के को लड़ाएंगे, इंजीनियर प्रवीण हाँ, निषाद, और जब कोई बहुत बड़ा चेहरा आएगा तो हम लड़ेंगे। अच्छा। और आप सब लोगों को एक सिस्टम से, लेकिन रणनीति हमारी होगी, सुझाव। ये 2018 के गोरखपुर बाई इलेक्शन की बात हो रही, क्योंकि 2017 में योगी आदित्यनाथ सीएम बन गए थे, तो वो सीट खाली हुई थी। जी, सहयोग सबके होंगे, सुझाव भी सबके होंगे, लेकिन रणनीति हमारी होगी, और उस रणनीति में हम सफल होंगे। इस तय हो जाए तब तो हम चुनाव लड़ेंगे, और तैयार हो गए तो 2018 हम लोग जीते भी। नहीं, तो आपकी यहाँ मीटिंग हुई लखनऊ में, लखनऊ में मीटिंग होती रही, बहुत गोपनीय मीटिंग होती रही। गोपनीय आपकी और अखिलेश यादव? अखिलेश जी की, और पीस पार्टी के अध्यक्ष जी थे, मतलब मायावती जी से भी मिले थे? आयुब साहब, और लोग क्या नाम है, बसपा में किससे मिले थे? बसपा में और हमारे तमाम कोऑर्डिनेटर रहे पहले से, तो उनसे बातचीत किया तो तय हो गया। तो उन्होंने कहा भाई अखिलेश जी को अगर मायावती जी से भेंट नहीं हुई? हम लोग तो, और नीचे जो सलाहकार हैं उनसे बात होती रही ना हमेशा। तो ये हुआ कि इनको कहा गया कि भाई, उन्होंने तय किया बहन जी के पास आ जाएं तो सपोर्ट हो जाएगा, तो ये बहन जी के पास इनको भेजा गया। अखिलेश यादव को? हाँ, हमने कहा भाई बिना उनके सहयोग के आप नहीं जीत सकते, वो गोरखपुर की सीट है, और चूंकि दलित जो है, फिर आप यादवों से बड़ी दूरी बनाए रखता है आपकी चुनाव चिन्ह से, जो कि छूना नहीं चाहता है साइकिल, क्योंकि अन्याय ज़्यादा किया समाजवादी पार्टी के लोगों ने 30 साल से, तो इससे दूर होगा। आप जैसे आप चले जाएंगे तो कटुता खत्म हो जाएंगे, हम लोग सहयोग से जीत जाएंगे। और एक प्रयोग सिंबल साइकिल का था। हाँ, तो सहयोग इस तरीके का जो ये जीत का जो टेस्ट होगा, जो वो आपके 2019 में असर डालेगा। तो तैयार हो गए और जीत मिली। अच्छा, ये बताइए अध्यक्ष जी, ये लखनऊ में गोपनीय मीटिंग कैसे होती है? मतलब क्या बिना ऐसे एकदम सामान्य सी गाड़ी से जाएं, पीछे की दरवाजे, कैसे क्या होता है? क्या किसी समर्थक के यहाँ मिल रहे हैं, वो चुपचाप आ जाएं, आप चुपचाप, कैसे? नहीं, मतलब हमारे लोग जानते थे, और न तो कोई हल्ला करके जाना था, न पेपर मीडिया होती थी। अच्छा। आराम से गए, बैठ के चाय पी के चले, स्ट्रेटजी बनाए। और गोपनीय का मतलब हम लोग, दफ्तर में मीटिंग नहीं होती थी, कहीं और होती थी? नहीं, ऑफिस में उनके होती थी, लेकिन जो मीटिंग हुई कोई न जाना, हम ही उतने लोग जानते हैं, इसका नाम गोपनीय था, और कोई। ठीक है। और उसके बाद बड़ी सुर्खियां बनी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर में भाजपा हार गई, देश भर में चर्चा हुई। इंजीनियर प्रवीण निषाद एक करीबी मुकाबले में 20-22 हजार वोट से जीते थे मेरे ख्याल से। 23,000 से, और उपेंद्र शुक्ला हारे थे भाजपा के। एकदम आपको तो लगा होगा कि एक सपना बड़ा पूरा हो गया है, कि देखिए हम लोग 10 साल पहले आप जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ रहे थे और 1000 वोट नहीं मिला था, और आज लड़का सांसद है, और वो भी गोरखपुर से। जमुना निषाद और सब लोग कब से चुनाव लड़ रहे थे हैं? उस समय जमुना निषाद भी जीते थे, उन्हें भी हराया गया था, हमें मालूम था ना। क्यों नहीं, उनका उस समय तो कैसे हराया जाता, कैसे तांडव किए जाते थे, लाइट वाइट बंद करके, डंडे बजा के। ये आप 1999 की बात कर रहे हैं क्या, जब 7,000 कुछ का मार्जिन रहा था? 7,000 लोगों को।
तो कैसे किया था? तो वो तुम जान ही रहे हैं ना कैसे अरे नहीं जान रहा हूँ, तभी तो पूछ रहा हूँ, बताइए। पता वो तो बाद में गिनने वालों ने बताया ना कैसे होता है। जैसे जिसको हराया जाता उसकी गड्डी, उसे पर्ची होती थी, दो चार पत्र उनका उसमें डाल, 10 पत्र उसमें डाल दिया, और जिसको जिताना होता था उसे 5 पत्र के कम ही गड्डी हो जाते थे। और उनको ऐसी गड्डी गिनी जाती थी, पहले गड्डी बनती है फिर गड्डी गिनी जाती तो ये क्या योगी आदित्यनाथ के कहने पे किया गया था? अब वो नहीं कहा जा सकता। अब नहीं कहेंगे क्योंकि अब हम गठबंधन में हैं उनके साथ, अब हमसे ये ना कहलवाइए। वो तो सरकारें चुनाव लड़ाती थी, उस समय की सरकारें हुआ करती थी ना। कल्याण सिंह की सरकार थी, इसकी सरकार थी, सरकारें सब काम कराती पहले का। अब तो लड़का आपका सांसदी का चुनाव जीत गया, फिर उसके बाद? क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कैसे मुख्यमंत्री आते। हमारे TN सिंह थे, वो भी चुनाव हारे थे ना, मानीराम से एक मुख्यमंत्री, उससे पहले भी चुनाव हार चुके। ये बहुत नहीं, योगी आदित्यनाथ खुद नहीं हारे थे, उनका तो कैंडिडेट हारा। पर ये त्रिभुवन नारायण सिंह का किस्सा आप मुख्यमंत्री के एपिसोड में देखेंगे विस्तार से। CM बने, इलेक्शन हुआ, हार गए, तो उसके बाद CM की कुर्सी चली गई। हाँ, और कैंपियरगंज से तो ये वीर बहादुर भी लड़ते थे, हैं, फतेह बहादुर के पिताजी, पनेरा से लड़ता, पनेरा से। हाँ, तो CM का बड़ा वहाँ है, पहले वीर बहादुर, अभी योगी आदित्यनाथ। तो वैसे अब तो आप लोग एक ही क्षेत्र से आते हैं, दोस्ती हो गई होगी? हाँ, बैठक होगी, जल्दी होने वाली। नहीं, खूब रेगुलर बातचीत होती रहती है? लगभग बातचीत होती रहे, जब भी मिलते बातचीत होती रहती। क्योंकि कई जो पुराने सहयोगी थे जैसे राजभर जी, अब वो उधर चले गए, कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो ठीक से बात ही नहीं करते थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो जब भी जाते हैं ठीक से बात करते हैं, प्रेम व्यवहार रहता है। हाँ, वही देखो। तो फिर सपा छोड़ के भाजपा में कैसे चले गए बाई इलेक्शन जीतने के बाद? नहीं, वो तो मैं तो तटस्थ था, 1 साल सपा के साथ था। उन्होंने तय किया था कि महाराजगंज आप लड़ेंगे या बाकी प्रदेश में हमारा सपोर्ट करेंगे। 2019 में? और गोरखपुर में इंजीनियर प्रसाद जीते ही हैं, उन्हें उनका सीट ही है। तो आपने 2 सीटें मांगी? नहीं, हमारा एक इंजीनियर प्रवीण निषाद, प्रवीण और एक आपने कहा महाराजगंज। तो ऑलरेडी वो तो एक के नहीं है ना, तो गठबंधन के प्रत्याशी थे। हमारा और दूसरा आपने महाराजगंज मांगा। अपने निषाद पार्टी को ने एक सिंबल पर अपने महाराजगंज मांगा था, ठीक है। लेकिन लास्ट आवर तक उसे इन्होंने बजाय रखे, करेंगे करेंगे करेंगे, सब खत्म हो गया सभी। तो पता चला कि नहीं, तय हो गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें हम सीट का घोषणा करेंगे जी, लेकिन उन्होंने किया नहीं। फिर हमारे लोग नाराज हो गए कार्यकर्ता, उन्होंने कहा नहीं अब सपा के साथ रहना नहीं और सीट देंगे नहीं और ऐसे ऐसे करना। फिर मजबूरन हमें भाजपा के साथ जाना पड़ा। पहले भाजपा तो हमें 1 साल से तलाश रही थी कि चुनाव बात की आ जाए, लेकिन नहीं जाता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का किस्सा सुना रहे हैं अध्यक्ष जी, लेकिन कई जानने वाले कहते हैं कि अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही दिल्ली में संजय जोशी के घर पे आप मुलाकात कर चुके थे? नहीं, ऐसा कभी नहीं। बताइए जरा खुल के। नहीं, ये कौन कर रहा? हाँ? आपकी नहीं में वजन नहीं लग रहा है अध्यक्ष? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, दिल्ली में मुलाकात हुई थी आपकी? देखिए, एक महेंद्र निषाद है, हाँ, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार थे? नहीं, कौन सलाहकार नहीं थे? अब छोड़ के चले गए इसलिए तो नहीं मना कर रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी का वो क्या नाम है, मछुआ प्रकोष्ठ के पहले संयोजक थे, वो कहीं कुछ नहीं है। अब सपा के नेता हैं? हाँ, सपा के। तो इंजीनियर निषाद का जब वहाँ बंगला था तो वहीं रह रहा था। तो हमारे बच्चों को जो डॉक्टर का नाम अमित है, वो जिसे भी चाहता था, ये डॉक्टर संजय निषाद के सबसे बड़े बेटे हैं, उनको लेके आता जाता था। अब कहाँ किसके यहाँ ले जाता था, लाता था। बाद में पता चला जब मैं क्या नाम है इनके पास, सिद्धार्थनाथ सिंह के पास जब मिलने गया, उन्होंने जो कोऑर्डिनेट कराया था गठबंधन जी, तो पता चला उन्होंने कहा अरे यार ये तो तुमने सुबह तो किसी और को डॉक्टर संजय बना के लाए थे तुम, ये तो डॉक्टर संजय ये हैं। तो उनका तो कहानी यही है, तो किसको लेके गा बता रहे होंगे। नहीं, एक सेकंड अध्यक्ष जी, आप ये कह रहे हैं कि आपके सांसद बेटे और डॉक्टर बेटे किसी और को डॉक्टर संजय निषाद बना के भाजपा वालों के बीच घुमा रहे थे? नहीं, वो जो महेंद्र है जिसकी बात करते हैं, हाँ, महेंद्र जब, अच्छा, महेंद्र किसी और को घुमा रहे थे? हाँ, तो महेंद्र ने जब हम सिद्धार्थनाथ सिंह के यहाँ बैठे, बात हुई, तो सिद्धार्थनाथ सिंह योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री हैं और इलाहाबाद की एक सीट से उन्होंने बताया कि अरे यार तुम कल तो डॉक्टर संजय की जगह पर दूसरे को लाए थे कि, तो उनसे बाद में पूछा कि भाई किसको ले गए थे? कहना प्रवीण का नाम अमित जी को लेके गए थे। अच्छा, तो आपके बड़े बेटे को ले गए थे आप? तो वैसे ही होगा, किसी को लेके गया होगा वो, तो उसी तरह का ही है, लेकिन बिरादरी आदमी है तो साथ रखना पड़ेगा। एक बात बताइए डॉक्टर साहब,
तो आपके बड़े बेटे वो डॉक्टर आपके नाम पे पोस्टर बन के जा रहे थे। नहीं नहीं, वो उनसे बतियाया होगा ना, वो तो सीधे साधे आदमी, उनको क्या बन के जाएंगे वो। अच्छा, लेकिन फिर देखिए, आप कह रहे हैं कि बड़ा बेटा जा रहा था, हमारे पास खबर आई। जा नहीं रहा था, लेकिन वो तो हमें अच्छा चलिए, अभी आपको बताया कि उसका जो जिसका नाम ले रहे हैं उसका महेंद्र निषाद लेके जा रहा था। उसका जो चरित्र है, उसका बोली भाषा ये है। फिर पता चला कि दिल्ली से खबर की गई, कहीं और किसी कह रहा होगा तो बताया होगा कैसे रहे डॉक्टर संजय हैं, तो आपको ऐसे ही खबर आ गया। तो फिर आपका भाजपा से संपर्क कैसे जुड़ा? थोड़ा दर्शकों की ना बड़ी नहीं, जिज्ञासा भाजपा होती से है कि ये संपर्क कैसे जो होती हमारे है लोग political? भाजपा संपर्क रात में, क्योंकि महेंद्र जी था पहले कहता था कि भाजपा में चलिए, भाजपा में चलिए। मैं अच्छा। हम नहीं जाते थे। हमने कहा भाई हमारे लोग मुद्दों पर राजनीति करते हैं, हम जहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे। लेकिन जब किसी के द्वारा कर रहा था, जब इस सपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा नहीं किया, तो गोरखपुर में हमारे लोग जो महाराजगंज और गोरखपुर में सीट तैयार कर रहे थे, वो सारे लोग बड़े कोर कमेटी के लोग थे, वो शाम को गोरखपुर में कार्यालय पर बैठ गए और उन्होंने निर्णय लिया कि भाई या तो सपा छोड़ो या तो हम आपको छोड़ देते हैं। अच्छा। हाँ, और अब नहीं रहना, धोखा दे रही है समाजवादी पार्टी, और अब लास्ट है, 15 दिन रह गया है, अब क्या करेंगे। और ये कहीं के नहीं है, आप तो इस तरीके से आपको खुद अपने सिंबल पर लड़ाकर आपकी पार्टी खत्म करना चाहते हैं हम लोगों को। ये हल्ला किया था डॉक्टर संजय समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ने, बेटा उसमें है। कहाँ से? महाराजगंज से। अच्छा। तो हमारे डॉक्टर संजय महाराजगंज से और इंजीनियर प्रवीण गोरखपुर से, दोनों साइकिल के सिंबल पे। तो ऐसा इन्होंने, मतलब यादव लोग कहते थे हमारे कार्यकर्ताओं को कि ऐसा, तो यही बात इनसे कहा था कि आपको घोषणा करना पड़ेगा, ये भी कहना पड़ेगा नहीं डॉक्टर साहब अपने सिंबल से महाराजगंज लड़ेंगे। तो इस चीज़ को इन्होंने घोषणा की नहीं, बल्कि प्रेस वाले ने पूछना भी डॉक्टर संजय लड़ेंगे तो किस सिंबल से आप लड़ाए, उनको बताना चाहिए था। तो हमारे लोग जिद कर लिए रात में, फिर हमने संपर्क साधा। किससे? महेंद्र जी से, कि भाई अब हमारे लोगों ने जिद कर लिया कि नहीं रहना है। तो हमने कहा भाई अलग लड़ जाएंगे, सोचा हमने थोड़ा कि अलग लड़ जाएंगे तो भाजपा, हमारे समाज के लोग भाजपा ही हैं, फिर भाजपा का वोट कटेगा, फिर समाजवादी पार्टी प्लस में रहेगी, तो भाजपा के साथ रह के चुनाव लड़ना ठीक है। फिर इनसे संपर्क साधा। दूसरे दिन फिर सुबह बुलाए गए, फ्लाइट पकड़ के गोरखपुर से आप पहुंच गए दिल्ली? नहीं, गोरखपुर से लखनऊ आए, सिद्धार्थनाथ सिंह के पास बैठक हुई, बातचीत किया उन्होंने, शाम को तय हो गया। फिर हम लोग तय हो गया, फिर बाद में हम लोग दिल्ली गए। अच्छा, एक बात बताइए, सीट आप 2 मांग रहे थे, भाजपा ने तो आपको एक ही सीट दिया। कहाँ 2 मांग रहे थे? एक ही मांग रहे थे, महाराजगंज ना। और गोरखपुर तो गठबंधन का पहले से उनके था। तो टोटल तो 2 हो गई ना। एक ही था, एक डॉक्टर संजय निषाद और एक इंजीनियर प्रवीण निषाद। फिर भाजपा से गठबंधन में तो आपको एक ही सीट मिली। हम कहते हैं कि आज के दिन में इंजीनियर प्रवीण निषाद तो गठबंधन के पहले से थे ना। हम तो हमारी पार्टी के लिए महाराजगंज मांगा जा रहा था। तो फिर आपकी पार्टी को तो 2019 में भाजपा ने भी हाँ, तो जब खत्म हो जाएगा मेरा समय और जो बची सीट रहेगी, हम किसी के पास जाएंगे। अच्छा, 8 सीटें तो बची। वो आप कह रहे हैं कंप्रोमाइज फॉर्मूला था कि संत कबीर नगर से। 8 सीटें बची थी, भाजपा ने कहा आप कहीं से लड़ जाओ हमें। तो आपने गोरखपुर क्यों छोड़ी? नहीं, तो हमने बताया ना, तो उन्होंने कहा गोरखपुर महाराजगंज छोड़कर 8 सीटें जो बची हैं वहाँ प्रत्याशी पहले से घोषित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात के लिए राजी नहीं थे कि गोरखपुर लोकसभा छोड़ी जाए। नहीं, प्रत्याशी पहले से घोषित हो चुके थे। तो उन्होंने कहा भाई जहाँ प्रत्याशी घोषित नहीं है, वो 8 सीट बची है, उसमें से कोई एक सीट ले लो। और 8 सीटें बची थी इधर की। तो हमने कहा ठीक है। सर्वे हुआ, पता चला जो 8 सीट पर ब्राह्मण लड़ रहे थे बसपा के, तो पता चला कि वोट ट्रांसफ़र हो नहीं रहा था, हमें वोट मिल नहीं पाता पूरा, इसलिए हम हार जाते। तो हमारे जो राजनीतिक सलाहकार लोग थे, उन्होंने कहा भाई अगर अपने लड़ते हो तो हार जाओ, मतलब पार्टी हारेगी। तो भाजपा सख्ते में आ गई। पहले तो कहा इंजीनियर प्रवीण निषाद को नहीं लड़ाना, ज्वाइन कराना है, इस शर्त पर हम लोग गए थे। तो बाद में भाजपा तैयार हो गई, नहीं इंजीनियर प्रवीण निषाद को लड़ा दो और आप मत लड़ो। भाई हम खुद ही कहे हम नहीं लड़ पाएंगे, लड़ेंगे तो हार जाएंगे, हारने से बेहतर है उन्हें लड़ा दिया जाए। तो उनका क्या दोष है? दोष तो हमारा है ना कि भाई उस समय लास्ट में हम गए हैं, जो सीटें बचे रहेंगी उसी करेंगे ना। तो उस पर हम लोग एक सीट पर लड़े। राज्यसभा सीट भी प्रॉमिस हुई थी आपको कि आप बिना चुनाव लड़े राज्यसभा आवश्यकता हो, नहीं तो आपको उत्तर प्रदेश में अवसर दिए जाएंगे उसी हिसाब से। किसने कहा था ये नड्डा साहब थे और क्या नाम, अमित शाह भी थे? नहीं, अमित शाह जी नहीं थे, सिद्धार्थनाथ सिंह थे। सिद्धार्थनाथ सिंह और जेपी नड्डा से बात हुई,
कि अभी इंजीनियर प्रवीण निषाद को वहां से लड़ा दें, आपको राज्यसभा के रास्ते? भेज दिया जाएगा। फिर राज्यसभा तो नहीं भेजा? नहीं भेजा, नहीं, उत्तर प्रदेश में है ना, उनका काम है। हम लोग कोई तटस्थ आदमी अपने मुद्दे के हल के लिए बात करते हैं, तो मुद्दे के हल के लिए प्रोसेस चालू हुआ, चल रहा है, और हम सफलता आपको विधान परिषद में लाए? लाए। बड़ा देर कर दी लाने में, लोग कहते अब हैं। उनका काम है, उन लोगों का। हम लोग को अपने काम का अपने संघर्ष जारी मंत्री नहीं बनाया लेकिन? नहीं, मंत्री से क्या मतलब, हम लोगों को मतलब तो है, पूरी बात आपने जब बामसेफ और अपने संग इसी से शुरुआत की ना कि भागीदारी, जब तक वहां पहुंचेंगे नहीं तब तक हक नहीं समय आने मिलेगा। दीजिए ना, तो जब हम लोग हम आ रहा समय, जब हम लोग सीट जीत के जाएंगे। क्या तय हुआ है? बस बीच में तो आपने एक बयान भी दे दिया था कि हमको डिप्टी सीएम बनाओ। नहीं, हमारे लोगों का सलाह था, हमारे लोगों का सलाह था। हम लोग तो कि अपने पद प्रतिष्ठा नहीं, अपने लोगों को, हमारे लोगों को सामाजिक न्याय, हिस्सेदारी, संविधान से सुरक्षा और न्याय मिले, उसके लिए काम करें। सीट कितनी मिले निषाद पार्टी को? 15 से 17। 15 से 17 सीटें। सारी सीटें पूर्वांचल की हैं या अवध और बुंदेलखंड की भी? अवध और बुंदेलखंड में भी। अवध और बुंदेलखंड में भी सीट है। हर जिले में लगभग एक सीट है। हर जिले में एक सीट है। तो 15 से 17 ये सारे जो कैंडिडेट लड़ेंगे, ये निषाद पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे या भाजपा के? हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, उसमें से लगभग 90% सीटें जो है निषाद पार्टी अपने भोजन भरी थाली से लड़ेगी। भोजन भरी थाली निषाद पार्टी का सिंबल है। और 1-2 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी का, जहां टेक्निकल वोट ट्रांसफर होने में दिक्कत है कि भाजपा का सिंबल रहेगा तो हमारा कैंडिडेट और आसानी से जीतेगा। ऐसे जगहों पर उनके सिंबल से 1-2 सीटें लड़ सकते हैं। पर ये दिल्ली वाली मीटिंग में आप तय कराए हो? हाँ, लगभग फाइनल। कौन कौन बैठा था इस बार मीटिंग में आपके साथ? धर्मेंद्र प्रधान जी थे, बंसल जी थे, और स्वतंत्र देव जी थे, और मौर्य जी थे डिप्टी सीएम। 15 और सीटें पहले से तय हैं? लगभग मैंने दे रखा था 24 सीटें, 25 सीटें दे रखा था कि ये तैयारी है, इसमें से दे दीजिएगा। तो उस दिन आया कि वो ज़्यादातर सीटें हमारी तैयार हैं, पहले से हमारे जो प्रत्याशी पहले से काम कर रहे हैं वो जीत के समीकरण में, इसलिए उन्हें दे दीजिए। वहाँ उनके लोग कुछ जगहों पर तो उनके विधायक ही नहीं हैं। दूसरे कितनी सीटें हैं ऐसी 15-17 में जहाँ उनके विधायक नहीं हैं? हमको लगता है कि 9 ऐसी सीटें हैं जिसमें उनके विधायक। पिछली बार नहीं जीते 2017 में। अच्छा, आप कौन सी सीट से? आप तो एमएलसी हैं। निषाद बाहुल हैं, इसलिए। बेटा आपका चुनाव लड़ेगा, दूसरा बेटा? अब देखिए, एग्जीक्यूटिव कमेटी तैयारी करती, किसको क्या करती, लड़ाती, चूँकि कोई रहे। एग्जीक्यूटिव कमेटी किसे तय करती है, अगर लड़ाएगी तो घर से लड़ा जाएगा, नहीं तो बाहर के लोग लड़ेंगे। लोग ये कहेंगे कि आपने मना भी नहीं किया तो इसको हामी माना जाएगा। नहीं, छोटा लड़का प्रवक्ता है, हमारे यहाँ कार्यक्रम में भी आया था गोरखपुर में, उसी को लड़वा रहे हैं तो या डॉक्टर साहब को लड़वाएंगे? पार्टी के लोग पसंद है तो उनका काम है। कौन सी सीट से लड़वाएंगे? जो तय करेंगे। हमारे इतना खुल के बात कर रहे हैं अध्यक्ष जी, बता ही दीजिए। रणनीत है, वो देखा जाएगा, समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी तो भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी पार्टी है, गोरखपुर रूरल मांगा है? दोनों भाई, रूरल भी मांगा हमने, कंपेयरगंज भी मांगा है, कंपेयरगंज भी मांगा हम, कंपेयरगंज से तो फतेह बहादुर मंत्री हैं। नहीं मांगा, रूरल मांगा हमने, और भी अगल बगल के जो निषाद बाहुल सीटें हम रूरल इसलिए मांगा कि चूँकि हम खुद वहाँ लड़ चुके हैं। तो एक इमोशनल वो है। हाँ, वो बीजेपी की, लेकिन वो बीजेपी जीती थी पिछली बार, हालांकि करीबी मुकाबले में जीती थी। हाँ, वो तो हम नहीं लड़ते तो कहाँ जीत पाते। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर साहब, सारी लड़ाई इस बात की थी कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। प्रदेश में भाजपा की सरकार आपके सहयोगी, केंद्र में भाजपा की सरकार आपके सहयोगी, अब कहाँ अटका है मामला? अभी आपने रैली की, रैली में बहुत लोगों ने कहा कि तेवर दिखाए, आप कुछ नाराज़ भी हुए कि अमित शाह ने ये नहीं बोला, वो नहीं बोला, फिर 2-3 राउंड की मीटिंग हुई पूरे दिन, क्या हुआ था जरा बताइए दर्शकों को। इससे कुछ अधिकारी बहुत बदमाश हैं, जो घुमाते हैं सरकार को। अच्छा। और एक अनुसूचित जात आयोग का डर है कि कहीं गलत हो जाएगा तो जेल चले जाएंगे। तो जो लेदर मैन है, अनुसूचित जात आयोग मान लिया कि वही अनुसूचित हैं, बाकी लोग, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि 23% आरक्षण पर खाली एक लेदर मैन के लोगों का कब्जा है, बाकी सब ऐसे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में अधिकारी जो समाज कल्याण विभाग है, जो आरजीआई है, हर एक विभागों में लगभग अपनी संख्या से कई गुना ज़्यादा वो सब भर्ती हैं। तो ऐसे में वो लोग नहीं चाहते हैं कि दूसरे जो बाकी लोगों का जो नाम है अनुसूचित जात में उन्हें मिले। तो हमारे केवट मल्ला माझी को पिछड़ी जात में डाल दिया गया 1992 में। उससे पहले मिलता था,
अब पिछड़ी जात से निकाला जाए तब मानेंगे, अधिकारियों को मन में आ गया कि ये पिछड़े हैं इसलिए क्यों दिया जाए मझवार का। अब मझवार की पर्यायवाची जात केवट मल्ला माझी हैं, उसे 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने भी निकाल दिया और कि जो है इन्हें निकाल के नई सूची बनाई जा। तो चूंकि पिछली सरकारों का था और जो शासनादेश जारी कर दिया था अस्कले जी ने कि केवट मल्लाह को जो अनुसूचित जात हैं, तो यही गलत हो गया। उसके आधार पर मझवार को भी कोर्ट ने स्टे कर दिया। अब न्यायालय ने, कोर्ट ने भी स्टे कर दिया और केवट मल्लाह को भी स्टे कर दिया। तो न्यायालय और हमारे न्यायालय और सरकार में अंतर है ना। तो हम उसको लड़ाई लड़ते रहे, भाई काम होना चाहिए। सरकार के अधिकारी कहते रहे कि ठीक है हम जल्दी से एफिडेविट दाखिल करेंगे, काम करेंगे। तो फिर मैं एक मेमोरेंडम दिया था उन्हें, जो रात में जो उन्होंने रातों रात लेटर लिखा आरजीआई को, वो 1 महीना पहले, 1.5-2 महीने पहले दे चुके थे, लेकिन आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। उसके लिए एसपी गोयल को भी नियुक्त कर रखा था मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन उसे लटकाए थे। और जब कुर्सी हमारे लोगों ने तोड़ दी तो लेटर चला गया। कुर्सी तोड़ दी? किसकी तोड़ी? कार्यकर्ता हूँ, मतलब हमारे समाज के लोग गए गुस्से में। कहाँ तोड़ी थी? जो 17 दिसंबर को जो रैली थी जो उसमें, तो गुस्से में कुछ बच्चे थे ना युवा कि आरक्षण नहीं तो हमारा आरक्षण मिलना चाहिए 72 घंटे के अंदर समण का। 17 दिसंबर 2021 लखनऊ का रमाबाई अधिकारियों की गलती की वजह से, जैसे अमित शाह जी ने तो कहा भाई मछुआरों के जो विसंग वो क्या नाम है मुद्दे हैं वो भारतीय जनता पार्टी हल करेगी, लेकिन उस आरक्षण पे नहीं कहा कुछ। नहीं, आरक्षण मुद्दे के अंदर तो आरक्षण भी आता है। तो नाराज तो आप इसी बात पे हुए, बाद में खबर आई कि आप बड़े नाराज हुए कि देखिए अमित शाह रैली में आए। नहीं, ये था कि भाई जब महाराज जी सड़क से सदन तक आवाज उठा चुके हैं कि हम आरक्षण देंगे, आएंगे, तो हमारा समाज उम्मीद में रखा था कि भाई जो व्यक्ति खुद वकील हो, आज जज हो, तो जरूर कुछ बोलेगा। लेकिन तो कम से कम उस दिन दूसरे दिन लेटर तो गया आरजीआई को, आरजीआई ने एक्सेप्ट किया। आपके कोप भवन में जाने के बाद नहीं, हमारे समाज के लोगों का क्या फिर आपने सुना कि मीटिंग में आप बड़ा गुस्सा है रैली के बाद? नहीं, क्या हुआ था मीटिंग में कोई गुस्सा? मैंने कहा कि अधिकारी वोट थोड़ी मांगने जाएंगे, अधिकारियों के भरोसे बैठे हुए हैं, वोट तो हम लोग मांगने जाना है ना। ये आखिर क्या चक्कर है, लेटर क्यों नहीं भेज रहे हैं? इनको अपने घर से देना है, लेटर ही भेजना है ना आरजीआई को, है कि ये पूछ लें सरकार से कि हम केवट मल्ला माझी हैं कि नहीं है, मझवार हैं कि नहीं है, ये इनको भेजने में क्या दिक्कत है? तो आखिर जब प्रधान जी, अभी क्या स्टेटस है? अब आरजीआई के साथ बैठक हो गई, बहुत जल्दी आरजीआई उस पे अपना तय कर लिया, कागज इकट्ठे कर लिया कि केवट मल्ला माझी जो है। तो निषाद समाज को सामाजिक न्याय मिले, ये तो एक मुद्दा है जिस पे आप लगातार बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी कोई मुद्दा है? देखिए, इसमें तो पहला तो यही मुद्दा है कि इनकी गिनती 70 लाख हुई थी उस जमाने में, अब 3000 हो गई है 2003 में, 2011 में। तो ऐसे में किसी आदमी को 70 लाख से 3000 मारना बहुत बड़ा मतलब 70 लाख 3000? मुझे गिनती 1961 में हुई थी केवट मल्ला मझवार का, तो बहुत डिजिट लंबा था तो ना। अब 3000 हो गई मतलब? गिनती मतलब मझवार कहते हैं 3000 हैं प्रदेश भर में, तो आखिर कहाँ गए? सबकी संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या, हमारे लोगों को मार रहे हैं। अच्छा, तो वो आप एक स्टेटिस्टिकल फैक्ट जो है हमने कहा। दूसरा, हमारा तालघाट नदी छीना गया है, जो वर्ग 3 की जमीन थी, बहन जी ने छीन लिया था, उसे वापस होना चाहिए। तीसरा, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 बना था सम्मेलन के अध्यक्षता में, उसमें मछुआ समुदाय को 72 प्रकार के व्यवस्था देकर इनको भी विकास की मुख्यधारा में जोड़ने का संस्कृति है। तो मैं चाहता हूं कि वो जो देश को आज़ाद कराने वाला है उन्हें आवास मिले। और हमारी एक सोच है कि जो भी और भी सभी जो वर्ग हैं गांव में या जिलों में, तो हर वर्ग के लोगों के बच्चों का स्किल डेवलपमेंट के लिए एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोला है, जिससे उनको भी एक उच्च शिक्षा प्राप्त हो, जैसे कि वो अपने समाज में एक सही दिशा दे सके। ये तो आपकी प्रमुख मांगे हो गई। हमारी अच्छा, तो ये बताइए, कई लोगों ने कहा कि अभी कई मंत्री और विधायक छोड़ के जा रहे हैं, तो सहयोगी दलों की पौवारा हो गई, बढ़िया प्रेशर बनाने का मौका मिल गया भाजपा की, देखो इतनी सीटें दो, नहीं तो हम भी चले जाएंगे। ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, जो बातें आज के 3 महीने पहले माने अमित शाह जी से हुई थी कि लगभग इतनी सीटें हम देंगे। विलय के लिए तो नहीं कहा उन्होंने? कई लोग मिले
बोले यार सब बड़ी पार्टियां कहती हैं विलय करा लो, महान दल वाले बोले हमको सबने बोला विलय करा लो। नहीं हैं? ये ऐसा सुभाष कभी आपसे नहीं कहा ऐसा कभी नहीं कहा। अच्छा। और फिर ये जो बताइए। बातें हुई थी वो हम लोग को किसी उसको के साथ कमिटमेंट पूरा किया। नहीं बार्गेनिंग नहीं करते ना, हम लोग सहयोगी हैं। तो सहयोगी। हम दुख में और सुख में सबके साथ रहे, इसी का नाम सहयोगी है ना। अच्छा ये बताइए, अभी एक जब चर्चा चल रही थोड़ी देर पहले आपसे, तो आप बोले हम कोरोना पर भी बोले थे, तो आपने योगी आदित्यनाथ सरकार को कहा नहीं कि कोविड में बड़ा मिसमैनेजमेंट रहा सेकंड फेज में खास तौर नहीं, मैंने बोला उस पर काम भी हुआ। जैसे जब औरैया में 40 लोग मर गए थे तो मैंने कहा भाई महाराज जी, योगी आदित्यनाथ जी के आर्डर का पालन अधिकारी नहीं गए, तो या तो फिर आर्डर में कमजोरी है या अधिकारियों को जेल भेजना चाहिए। उन्होंने जब कहा मुख्यमंत्री से बात हुई आपकी? भाई हमने कहा भाई जब आपने कह दिया कल कि मेरा कोई भी यात्री पैदल नहीं आएगा, तो आखिर ये 40 लोग कैसे मर गए? क्या बोले मुख्यमंत्री? तो फिर उन्होंने कहा नहीं, इस पर तुरंत तत्काल कार्रवाई होती है, और कार्रवाई किया और उन्होंने बंद किया, सबको गाड़ियों से भेजा, कोई पैदल चलना रोक दिया। अच्छा। तो पैदल चलने वाले तो नाराज हुए हमारे ऊपर, क्या कर दिया डॉक्टर साहब आपने। हम कह रहे 24 घंटे इंतजार करो, व्यवस्था देने में थोड़ा समय लगता, व्यवस्था दिया महाराज जी ने और सब अच्छा। पहुँचे। महाराज जी बोलते हैं आप मुख्यमंत्री को? नहीं मतलब मुख्यमंत्री जी बोलते अच्छा, वो गोरक्षपीठ के हिसाब से महाराज हैं। बोलते आवाज है क्षेत्र के हैं तो पहले से आप मुख्यमंत्री हैं, पहले से महाराज जी। अच्छा, तो महाराज जी चलता है। अच्छा, बढ़िया। ये बोल की बात हो रही है, लोग कहते हैं कि डॉक्टर संजय निषाद जानबूझ के विवादित बयान देते हैं ताकि खबरों में रहें। एक बयान मेरे सामने है 7 नवंबर 2021 का, कहा गया कि आपने भगवान राम का अपमान किया है। श्रृंगी ऋषि का बयान था। उसमें मैं देखिए विश्व हिंदू परिषद नाराज हो गया। कोई भी होता क्या कि आजकल जो फैब्रिकेशन एक सब चीज, जी, मतलब किसी चीज को अपनी जरूरत भर का उसे वो किया जाए, बाकी काट दिया जाए। मैंने कहा था कि धर्म शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, इस पर कुछ नया एक इतिहास लिखा जाना चाहिए। तो ऐसा लिखा हुआ है, वहां तक तो धर्म शास्त्र है, उसका इतिहास यानी धर्मशास्त्रों में लिखा है ना कि अच्छा। पुत्रष्टकामी जग से जी, पैदा। जी। तो हमने कहा उसमें ऐसा नहीं है, उसको नए ढंग से लिखा जाना चाहिए। तो अब उसने कहा कि इन्होंने कहा उनके पुत्र नहीं है, उसको चला दिया, बाकी आगे वाला तो काट दिया। आगे वाला उसका तो बयान हमने तभी खंडन कर दिया था ना। एक आपका और बयान है 20 अक्टूबर 2021 का कि अगर ये सपा बसपा वाले हमारे समाज के बीच गए तो बांध कर डंडे से पिटाई होगी। हमने एक सेना तैयार की जो हिसाब लेगी। ये डंडे से पीटेंगे अगर सब पार्टियों के लोग एक दूसरे को, तो अभी आप संविधान की बात कर रहे थे, अराजकता नहीं हो जाएगी? देखिए कहते ना कि हमारा जो जिनका कोई दर्द होगा, सपा बसपा 30 साल से कही भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हिस्सा तो दिया नहीं, बदले में सरकार बना लिया। इनका क्या नाम है, उनकी नौकरी और शिक्षा पर रोक लगा दिया। तो किस मुंह से जाएंगे गांव वाले? अरे तो डंडे से मारेंगे क्या? उनमें वो उनका कहना था, हमने बोल दिया। हमारे समाज के लोग कहना कि ऐसे आएंगे, ऐसे अब करेंगे। बताइए, अगर सब समाज हम के नहीं लोग कह एक रहे दूसरे कि को हम- डंडे से मारेंगे। हम नहीं कह रहे हैं कि हम मारेंगे इन्हें, हम कह रहे मेरा समाज ऐसा करेगा। आपने कहा कि मैंने सेना तैयार कर दी जो बांध के डंडे से तो सेना मारेंगे, ने कहा कि हम लोग ऐसा कहेंगे, तो कह ही तो दिया। आपने रोका नहीं? नहीं हमने देखिए कहा ऐसी रेलवे ट्रैक पे बिठा दिया है। ये डंडा अंडा से मत पीटिए, संवैधानिक ढंग से सत्ता हासिल करना और साथ गंवाना। मिलकर काम कर रहे हैं, बातचीत करते हैं। वो तो था, लोगों का वर्ड था, तो मैंने बोल दिया। ये देखिए, अब जिस पे विवाद होता है उसमें आप तुरंत कह देते हैं लोगों का वर्ड था, मैंने बोल दिया। अच्छा ये बताइए, ये तो आप ही के वर्ड थे ना। भाजपा को आप कहते थे भारत जलाओ पार्टी, हिंदू युवा वाहिनी को कहते थे दंगा करने वाला, और मुसलमानों, दलितों, अति पिछड़ों व निषादों पर अत्याचार करने वाला संगठित गिरोह। ये कब कहा मैंने? रिकॉर्ड है अध्यक्ष जी, प्रेस वार्ता के पूरे डिटेल्स हैं 2017। कभी देखिए राजनीति में कुछ ऐसे शब्द हो जाते हैं जिस समय की रहते, जिस समय हम लोग भाजपा के अगेंस्ट रहे होंगे, जिस समय उपचुनाव रहा होगा उस समय बोल दिए तो होंगे। फिर भाजपा के साथ आए तो विचार बदल गए? विचार नहीं, जब आएंगे तो सहयोग के रूप में आएंगे, और जब नज़दीक आते हैं तो उसकी बातें अलग हो जाती हैं। अच्छा, एक प्रसंग है जो गोरखपुर में खूब सुनाई दिया, आपका पक्ष जानना चाहता हूँ। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में अंकुर शुक्ला की नवंबर 2021 में हत्या होती है।
कहा गया कि निषाद पार्टी के लोगों ने हत्या के आरोपियों की मदद की, क्या कहेंगे आप इस पे? मैंने तो कहा था कि जब आरोपी के साथ मैं डॉक्टर संजय खड़े हैं, मैंने उसका ऑडियो भी चला था जब से फ़ोन आया था, और मैं जो पीड़ित है उसका साथ डॉक्टर संजय, तो पार्टी के मुखिया कह दिए कि नहीं, आरोपियों को के साथ है या पीड़ित के साथ? पीड़ित मैंने पीड़ित के साथ उसकी वीडियो ऑडियो भी चल रही होगी कि पत्रकार ने पूछा आप किसके साथ, हमने कहा मैं पीड़ित के साथ हूँ और आऊँगा तो जरूर। बेटा आपका आरोपियों से मिल रहा था जाके? अब वो कौन कहाँ गया नहीं, मैं हम अपनी बात करते हैं। बेटा आपकी पार्टी का पदाधिकारी हम है कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कह दिया कि हम पीड़ित से मिलेंगे, उसको न्याय दिलाएंगे, तो उस बड़ी बात हो गई ना। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैं, लोगों ने कहा आजकल आपके आंख की किरकिरी बने हुए हैं, विकासशील इंसान पार्टी, शॉर्ट में वीआईपी, उसके अध्यक्ष हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, एनडीए के गठजोड़ में हैं वहाँ, मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह। मिले कभी आप लोग? कई बार मिले हैं उनसे, दिल्ली में मिले हैं। तो वो यहाँ आके ताल ठोक रहे हैं आपके खिलाफ? अब अलग लोकतंत्र है, किसी को कहीं भी चुनाव लड़ने तो का आपने कहा नहीं कि हमको लड़ लेने दो, कुछ बातचीत नहीं हुई? पहले तो तय था कि बिहार में वो रहेंगे, हम यहाँ रहेंगे। अब ऐसी बात हुई थी आपकी? पहले कहाँ तय हुआ था ये? भाई दिल्ली में तय हुआ था, और बिहार में जब थे तो हमने मदद भी की थी, उन्हें जितवाया भी था हम लोगों ने अपने आदमियों को भेज। फिर क्या हुआ? अब वो अपनी मर्जी, अलग अलग सोच लोग, अपने विचार के लोग हैं, उम्मीद रखते हैं कि मदद करेंगे। अभी तो इलेक्शन आ रहा ना, उम्मीद करते हैं मदद करेंगे। निश्चित रूप से मदद किया था 2017 में, 2019 में, 2022 में मदद करेंगे। अच्छा, वो यहाँ पे फूलन देवी जी की मूर्तियाँ बंटवाना चाह रहे थे, आप जिस सरकार में साझेदार हैं उस सरकार ने उनको निकलने भी नहीं दिया था एयरपोर्ट से। अब सरकार का काम है, प्रशासन आप ही के इशारे पे किया होगा? नहीं, मेरे इशारे पे, हमारे इशारे पे होता तो बहुत कुछ अब तक हो जाता। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके आलोचक कहते हैं संजय निषाद बात समाज की करते हैं लेकिन भला परिवार का और सिर्फ परिवार का करते हैं, ऐसा आरोप क्यों लगता है? अब देखिए, सोच जो है कितनी किसके पास, कहा गया ना, कलेक्शन द इंफॉर्मेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज द डिसाइड द रॉन्ग एंड राइट। जिसके पास जितनी जानकारी होगी उतनी ही ज़्यादा बुद्धिमान होगा, बुद्धिमान आदमी सही गलत का फैसला होता है। हमारे समाज को सही बात की जानकारी नहीं है, वो जो उन्हें पढ़ा देता है। जैसे हमारे मोहल्ले में सभी पार्टियों के एजेंट हैं, सपा के एजेंट हैं, बसपा के एजेंट हैं। मोहल्ले में? हमारे मोहल्ले में कांग्रेस के एजेंट हैं, भाजपा के एजेंट, सभी पार्टियों के एजेंट। दलितों के मोहल्ले में किसी पार्टी के एजेंट नहीं है, इसलिए उनके यहाँ कोई गुमराह नहीं हो पाता है। यादव के मोहल्ले में कोई किसी पार्टी के एजेंट नहीं है, लेकिन हमारे अभी मोहल्ले में सबके एजेंट हैं, इसलिए वो अपने हिसाब से उन्हें गुमराह कराते रहते हैं। जमघट में लंबी बातचीत हुई डॉक्टर साहब आपसे, आखिरी में हमारा सोशल मीडिया पार्टनर है कूट, तो हमने लोगों से पूछा था कि कोई आपका अध्यक्ष जी से सवाल हो तो पूछें। बहुत सारे सवाल आए, उसमें से हमने 2 चुने हैं क्योंकि कई विषयों पे तो बात हो गई। शाहिद खान का सवाल है कि मैं इनके गृह जनपद गोरखपुर से हूँ, मेरा सवाल है इनकी पूरी राजनीति निषाद समाज को लेकर है, पार्टी का नाम भी निषाद पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि पूरे देश में क्या सिर्फ निषाद समाज के सारे नेता इन्हीं के घर में पैदा हुए हैं? आम कार्यकर्ता क्या झंडा ढोने के लिए बना है? खुद एमएलसी, पत्नी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एक बेटा सांसद, दूसरा बेटा प्रवक्ता, एक प्रदेश प्रभारी, भाई भी पदासीन है। देखिए, पहली बात तो किसी राजनीतिक दल में लगभग पूरे देश में 2 लाख पद होते हैं, और प्रदेश में लगभग 20,000 से ऊपर उत्तर प्रदेश में पद होते हैं। और हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी, प्रदेश अध्यक्ष हमारा दूसरा है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव दूसरे हैं, कोषाध्यक्ष दूसरा है, हमारे निर्णायक कमेटी के लोग हमारे हैं, हम आपके सामने हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं। तो महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं वो। रहा कि कोई भी वकील, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष मैडम आपकी पत्नी? हाँ। तो जो अनुभवी आदमी को गाड़ी दी जाती है चलाने के लिए, और कोई अनुभवी आदमी ही लोगों के अंदर अनुभव ला सकता है। तो जो मेरे साथ, अगर आज इंजीनियर प्रवीण निषाद को सांसद नहीं बनाते तो कौन सदन से, कौन उस लाइब्रेरी से खोज के लाता है जितनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। क्योंकि विजय मिश्रा के बाद हम लोगों ने जब देखा, उन्हें विधायक बना दिया, तो देखा कि जो विधायक तो बन गए, लेकिन जो हमारी पार्टी की उद्देश्य थे उसके पूर्ति के लिए उन्होंने कदम नहीं उठाया। कुछ नहीं किया। तो कहाँ किया? कुछ किए होते, लाइब्रेरी उठाए थे, आवाज़ उठाए होते। अभी तो आपने वापस ले लिया पार्टी में। जब रहेंगे तो विधायक हैं तो है ना, लेकिन अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे जितना होना चाहिए। तो अब ये हुआ कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारी आवाज़ को उठा सकता है। भाई विजय मिश्रा जी तो एक बार विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाए हमारे, उठाना चाहिए था। हम लोग कहते रहे,
कुछ तो लाना चाहिए। तो आज के दिन में उन लोगों ने, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने तय किया कि ऐसा, अब इंजीनियर प्रवीण निषाद हैं जो पढ़े लिखे हैं, अनुभवी हैं, किताब लिखने में है, लंबे समय से अनुभव है, जो आसानी से बेबाकी से अपनी आवाज़ को सदन में उठा सकते हैं, इसके लिए ला सकते हैं। तो अनुभवी आदमी को, जब परिवार का आदमी हो, अगर अनुभव के कारण उसे हटा दिया जाए कि परिवार का है, तो कैसे पार्टी चलेगी। और जो पहले, अब उसके बाद एक ही सीट है ना, अभी जब उसके आगे आएगा तो दूसरे को मिलेगा। इस बार देखो तो कई दर्जनों कार्यकर्ता लड़ेंगे, अब समय आ गया है। तो अभी तो 3 ही साल में कितना देखना चाहते हैं। तो हल्का मचने से लोग हल्के में लेते हैं पार्टी को आज के दिन में। तो मैं सबके उम्मीद रखता हूँ कि निषाद पार्टी में और भी जातियाँ, मैंने विजय मिश्रा को 2 यादव लड़ाया था, ठाकुर भी लड़ाया था, कुर्मी भी लड़ाया था मैंने, और भी महिलाओं को टिकट दिया था जो 72 टिकट थे। तो हमने सबको समावेश करके काम चलते। हमारी पार्टी में और भी बिरादरी तमाम लोग हैं, हर बिरादरी के लोग इसमें हैं, क्योंकि निर्बल इंडियन शोषित हमारा निषाद अधिक हैं, क्योंकि ज़्यादा पीड़ित वही हैं। तो रहेगा कौन जिसकी पीड़ा पहले से दूर हो चुकी हो, कैसे रहेगा इसमें। आप निषाद का जिक्र कर रहे हैं। अगला सवाल, आखिरी सवाल आनंद निषाद जी का है। उन्होंने लिखा है, प्लीज़ सर हमारा प्रश्न ज़रूर पूछिएगा। आनंद जी, हमने आपका सवाल देखिए पूछा है, निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिला तो हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब एक बार फिर बीजेपी के हाथों बिक गए, और अगर बिक ही गए हैं तो मेरा आरती और चंदा का पैसा वापस कर दें। इससे ये होगा कि हम वोट तो देंगे नहीं और गाली भी नहीं देंगे। कितना चंदा दिया है उन्हें, हमें रसीद भेज देना चाहिए था। क्या चंदा उसके लिए दिया था कि हमें आरक्षण मिलेगा तो हमारे चंदे का होगा। चंदा वो देता है जो फुल्ली डिवोटेड होता है, जो डिवोशन के साथ आता है कि हम इस मिशन को। निषाद पार्टी का जो सोच है वो है निषाद समाज को सत्ता में भागीदार बनाना, बजट का हिस्सेदार बनाना, और संविधान में न्याय और सुरक्षा दिलाना। आरक्षण उसका एक पार्ट है, वो आरक्षण भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए धैर्य, कोई डेडलाइन तय कर रखी है। लड़ाई है वो 70 साल में। धारा 370 खत्म हुआ तो 70 नेता भी मर गए होंगे, 300 मंदिर बना ना, लगा समय। जब संविधान में लिखा हुआ 70 जगह हमारे 70 नाम हैं, कहीं पिछड़े हैं, कहीं अर्ध घुमंतु हैं, कहीं घुमंतु हैं। देखिए 10% आरक्षण जो सवर्ण जो 72 घंटे में लिया, उसमें और मेरे आरक्षण में अंतर है। वो केवल आरक्षण नौकरी में सुविधा है, पढ़ाई में सुविधा है। हमारे आरक्षण से हमें संविधान में हमें MP MLA बनने का भी, चुनाव लड़ने का भी इसमें पावर है। तो अभी बहुत बड़ा मतलब है कि इसमें मतलब इसमें हमारे पिछड़ी में नाम डाल दिया, इससे और उलझन है। वहाँ से काटना, फिर उनका हिस्सा काटना, फिर हमारा नाम अर्ध घुमंतु में पड़ा हुआ। तो पिछड़ी सरकारों ने उसे उलझा रखा है जगह जगह, उसे सुलझाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो भाई को मैं, आनंद भाई को यही कहूँगा कि नज़दीक आए, अपनी समस्या को, आरक्षण कैसे मिलेगा। आरक्षण, अगर आरक्षण का जो प्रमाणिक दस्तावेज है वो डॉक्टर संजय ने इकट्ठा करके उनको दिया है, तो प्रमाण पत्र भी मैं ही दिखाऊंगा। हमसे बढ़िया कोई वकील हो तो मैं चाहूँगा आनंद भाई आवें और हम लोग चलें, उस वकील को लगाए इसमें। हमसे बढ़िया कोई राजनीति टीचर हो तो उसे चला जाए, उसको हम भी पढ़ें, वो भी पढ़ें, उनके साथ ज्ञान लिया जाए और आगे मिलकर लड़ा जाए। जमघट में ये बातचीत यहाँ पर ठहरती है। इस पूरी बातचीत के आपने क्या मायने निकाले, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंटरव्यूज़ पर खूब प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं कि आप ठीक से इंटरोगेट नहीं कर रहे हैं। जमघट के इंटरव्यूज़ का मकसद होता है कि जो सत्ता के दावेदार आपके बीच आ रहे हैं, अलग अलग विषयों पर आप उनकी राय जानें, और यदि वो किसी सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं या उसकी लगातार बात करते हैं तो उनके फ़लसफ़े से भी आप वाकिफ़ हों। डॉक्टर संजय निषाद, आपने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद, और चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।